तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीपीसीएस या आरओ एआरओ या फिर किसी भी 71वीं बीपीएससी, या फिर आपके समक्ष कोई भी एसआई की एग्जाम है, यदि आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि इस क्लास में पूरे साल भर की करंट अफेयर्स आप लोगों को एमसीक्यू वे में उपस्थित कराई जा रही है। इसका पीडीएफ भी हमारे जो टेस्ट साथी की मोबाइल ऐप है वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। हमने इस क्लास को 3 वेरिएंट में बांटा है। एक जो है जिसमें 12 महीने के करंट अफेयर्स हैं पूरे एक साल भर की। दूसरा हमारा पोर्शन है, दूसरा हमारा जो वेरिएंट है उसमें 6 महीने की, यानी कि पूरे जनवरी से लेकर के 1 जनवरी 2025 से लेकर के अब तक, यानी कि जुलाई 10 तक के करंट अफेयर्स उसमें समाहित हैं। और दूसरा 2024 का, जो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के करंट अफेयर्स समाहित हैं। इसमें करंट अफेयर्स के जितने सारे टॉपिक हो सकते हैं, देश के राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिकी, वित्त मंत्रालय से संबंधित। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल की संपूर्ण जनरल स्टडी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा पूरा सेशन जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल की जीके के बारे में है, और हम लोग शुरू से अंत तक जो है उत्तर प्रदेश के जितने सारे टॉपिक्स हैं, सामान्य परिचय से लेकर के उत्तर प्रदेश के इतिहास, उत्तर प्रदेश के भूगोल, उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की योजनाएं, उनकी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, संस्कृति, धरोहर, पर्यटन से संबंधित जो क्वेश्चन वगैरह हैं उसको देखेंगे। एग्रीकल्चर व्यवस्था, अर्थशास्त्र के जो स्पेशल क्षेत्र हैं जैसे बेरोजगारी, गरीबी जैसे चीज़ें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खेल पुरस्कार, वर्तमान की जो चीज़ें हो रही है, योजनाएं वगैरह, उस सब के बारे में, संस्थाएं और आयोग, और कुछ जो विविधा वाली जो चीज़ें होती हैं जिसमें जनगणना सब आ जाता है, पशु जनगणना और ह्यूमन जनगणना, तो हम इन सभी चीज़ों को कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं। इससे बाहर आप लोग इतना कर सकते हो कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश जीके की संपूर्ण व्याख्या यहाँ पर करने वाले हैं, और ये सेशन के अंत तक बने रहिएगा। सेशन के अंत में आप लोग इसका पीडीएफ भी हमारे यूट्यूब के जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेस्ट साथी की जो मोबाइल ऐप है वहाँ से भी आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टेस्ट साथी का, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल, वहाँ से भी आप इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ इसका बिल्कुल निःशुल्क है, हम सभी छात्रों को इसका पीडीएफ निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़कर इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं अपना उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय से। उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का, भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% के 7.25% के आसपास है। और यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है भारत का। यदि हम इनके अक्षांश और देशांतर स्थिति की बात करें ग्लोब पर, तो ये 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश, और यदि हम पूर्वी देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट ये पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसका जो कुल अक्षांशीय विस्तार है ये 7 डिग्री में फैला हुआ है, 7 डिग्री 36 मिनट के बीच में फैला हुआ है, और देशांतरीय विस्तार जो है 7 डिग्री 9 मिनट में। इस मतलब इसका लगभग लंबाई और चौड़ाई जो है लगभग बराबर के आसपास है। इसकी जो लंबाई है ये 650 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की लंबाई है उत्तर प्रदेश की, और इसकी जो चौड़ाई है 240 किलोमीटर। आप लगभग देख रहे हो ना, 2.5 गुना जो है इसकी चौड़ाई जो है वो कम है, यानी कि लंबाई ज़्यादा है, 2.5 गुना ज़्यादा। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इससे पहले इसका नाम मत जो है दूसरा था, लेकिन जब इससे 24 जनवरी 1950 को इसका जो राज्य का गठन किया गया तब इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया था। इसे पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था आज़ादी से पहले, 1947 से पहले, और 1950 के बाद इसे उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है। उस समय उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर थे रामपाल नाइक, उसके द्वारा तब से मनाया जाता है 2018-19 से, तो तब से ये 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है, राजकीय चिन्ह, वो एक सर्किल है जिसमें 2 मछली का चिन्ह और एक जो है तीर धनुष का चिन्ह दिखाया गया है। इसे 1938 में ही अपना लिया गया था, यानी कि उत्तर प्रदेश की स्थापना से पहले, वर्तमान जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसकी स्थापना से पहले ही इसके आकृति को अपना लिया गया था, राज्य चिन्ह को। वर्तमान में इसका जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हैं। इसके विधानसभा सीटों की संख्या 403 है, और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं सतीश महाना है, और विधानसभा में जो नेता हैं, विधानसभा के सदन के नेता जिसे कहते हैं, उसे वो सीएम ही होते हैं। विपक्ष के नेता तो आपको पता ही है, ये विपक्ष का नेता है योगी जो है ये अखिलेश यादव।
उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानसभा है, विधायिका है, तो विधानसभा है और विधायिका भी है, विधान परिषद भी। इसके सदस्यों की संख्या 100 है और विधान परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में कुंवर मानवेंद्र हैं। और विधान परिषद में जो सदन के नेता हैं वो केशव प्रसाद मौर्य हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 80 सीटें चुनी जाती है लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए 31 सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुनी जाती है। यदि हम इसकी प्रशासनिक संरचना की बात करें तो प्रशासनिक संरचना इसमें 18 संभाग हैं, यानी कि जिसे कमिश्नरिएट कहा जाता है ना, मंडल। यहाँ पर जो है 18 संभाग यानी कि मंडल हैं। इन 18 जगहों पर कमिश्नर बैठते हैं और 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। इसका नामकरण और जो पुनर्गठन का जो इतिहास है वो थोड़ा देख लीजिए। ये जो फाइनल डेट था, ये जो हमने देखा था ना 24 जनवरी 1950 को, लेकिन इसकी जो घटनाएं हैं ये अचानक नहीं हुई थी। इसकी जो स्थापना से रिलेटेड जो घटनाक्रम है ये इससे पहले से चली आ रही थी। थोड़ा एक क्रोनोलॉजी के रूप में देखिए। 1834 ईस्वी में इसे एक उत्तर पश्चिम प्रांत का दर्जा दिया गया था। 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध का नाम दिया गया इसे। 1902 में इसे आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा था। बाद में 1956 को 24 जनवरी 1956, एक बार देख लीजिएगा ये 85 है, ठीक है, को इसे उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था। 2000 ईस्वी में क्या किया गया, 13 नए जिलों को पृथक करके इसे क्या गया, इसका उत्तराखंड इसे अलग कर दिया गया था। ठीक है, उत्तराखंड 2000 ईस्वी में उत्तराखंड को इसे अलग कर दिया गया था। तो ये इसका पुनर्गठन का जो प्रक्रिया था ये 2000 ईस्वी तक चलता रहा और उसके बाद भी कई सारे जिले बनते रहे हैं। राजकीय जो है प्रतीक हैं वृक्ष अशोक हैं, और यदि हम राष्ट्रीय पुष्प की बात करें, राजकीय पुष्प ये पलाश का पुष्प है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सारस या फिर क्रौंच है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा हिंदी और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है, जिसे 1989 में अपनाया गया था। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कुल 17 है, 17। यदि हम इसके नाम को देखने की कोशिश करें तो गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, सहारनपुर, झांसी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन एक ही है, और शाहजहांपुर। ठीक है, तो ये इसके 17 नगर निगम है। नवीनतम मंडल, सबसे लेटेस्ट जो कमिश्नरिएट है उत्तर प्रदेश का, अलीगढ़ जिला है। देवी पाटन मंडल का मुख्यालय, ये पूछा गया प्रश्न है, गोंडा जिला है। ठीक है, कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछ लिया जाते हैं कि कौन कौन से मंडल में, कौन कौन से कमिश्नरिएट में कौन कौन से जिले आ जाते हैं। तो ये जो कमिश्नरिएट है उसका भी याद रखिएगा कि कौन कौन से जिले उस विभाग में आते हैं। लखनऊ मंडल में जो है, लखनऊ कमिश्नरिएट में ये जिले आते हैं। ये 7 जिले जो हैं, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव, ये लखनऊ जोन के अंतर्गत आते हैं। आगरा जोन में, आगरा तो है ही, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। कानपुर में उड़ैया, इटावा, फरुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर और कन्नौज। आजमगढ़ में आजमगढ़, बलिया और मऊ। गोरखपुर में देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज। मुरादाबाद में मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभल, अमरोहा। बस्ती में आते हैं बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। मिर्जापुर मंडल में मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र। मेरठ में आते हैं बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़। बनारस कमिश्नरिएट में आता है चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और बनारस। देवी पाटन जोन में आता है बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। यही प्रश्न पूछा गया है, देवी पाटन जोन। चित्रकूट मंडल में आता है बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। अयोध्या मंडल में अंबेडकर नगर, बाराबांकी, अयोध्या, सुल्तानपुर और अमेठी। प्रयागराज जोन में आता है प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़। अलीगढ़ कमिश्नरिएट में अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। झांसी में जालौन, झांसी, ललितपुर। सहारनपुर में आता है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली। और बरेली जोन में आता है बदायूं, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के नाम और इसमें मंडल, कौन कौन से मंडल में आता है उसके नाम थे। अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो सीमावर्ती राज्य हैं, कौन कौन से जिले किस किस राज्य से सटे हुए हैं, किस किस राजधानी से सटे हुए हैं, किस किस देश से समेट हटे हुए हैं, वो भी देख लीजिए। पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश जो है कुल मिला के इन राज्यों के किनारे स्थित है, इन राज्यों की सीमा पर स्थित है। इन राज्यों की जो सीमा पर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, यानी कि कुल मिला के ये 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, यदि हम टोटल बात करें तो 9 राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करता है। हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ जिला जो है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला है। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले लगते हैं, जिसमें है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये जितने सारे जिले हैं किस किस सीमा को, किस किस राज्य को स्पर्श करता है, इन सभी जिलों के नाम आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। ये सब पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करने वाले जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, ये 7 जिले हैं जो नेपाल से सटता है, जिसमें है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जिला। बिहार से भी स्पर्श करने वाले ये 7 जिले हैं, जिसमें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। झारखंड से सटा हुआ एकमात्र जिला है सोनभद्र जिला, और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ जिला भी एकमात्र जिला है सोनभद्र। और सबसे ज्यादा जिला जो स्पर्श करता है वो मध्य प्रदेश को अटैच करता है, जिसमें 11 जिले जो हैं मध्य प्रदेश को अटैच करता है। इसके कुछ जिले राजस्थान को भी छूता है, जिसमें मथुरा और आगरा जिला है जो राजस्थान को स्पर्श करता है। हरियाणा से सटे 6 जिले हैं जो हरियाणा से सटा है, जिसमें सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा भी आता है। एनसीआर से सटे जिले हैं गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। सबसे लंबी सीमा वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, और सबसे छोटी सीमा वाला जो राज्य किसके साथ स्पर्श करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ। सोनभद्र की सीमा सर्वाधिक सब जो है राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को, ठीक है, सर्वाधिक सीमा वाला जो राज्य है मतलब जिला है उत्तर प्रदेश का, मतलब कोई एक जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करता है, तो ये सोनभद्र जिला है। जो एक जिला कितने राज्य दिख रहे हो ना, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य को छूता है ये, ठीक है। और सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का, ललितपुर जिला, ये केवल और केवल झांसी को छूता है, झांसी को स्पर्श करता है। हम उत्तर प्रदेश की अब थोड़ा इतिहास को देख लेते हैं। हमने सामान्य परिचय देख लिया था एक नज़र में, अब हम थोड़ी इतिहास को देखने की कोशिश करते हैं। हम लोग प्राचीन काल से शुरू करते हैं, जिसमें पूरा पाषाण काल को देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल के कौन कौन से स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और वहां से क्या क्या प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल की पहला जो पुरातात्विक स्थल है उत्तर प्रदेश में स्थित, ये कोल्डी हवा है, जो बेलन की घाटी, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, बेलन की घाटी में। यहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो है भूसी का प्रमाण मिला था। कोल्डी हवा बेलन की घाटी में प्रयागराज में स्थित है। यहीं पर बेलन की घाटी से ही पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के और भी साक्ष्य मिले हैं। सिंगरौली जो कि सोनभद्र जिला में है, यहाँ पर कब्रिस्तान स्थल की पहचान की गई है। सिद्धपुर जो कि वर्तमान चित्रकूट में स्थित है, यहाँ से भी पूरा पाषाण काल के साक्ष्य पाए गए हैं। तो ये जो 3-4 स्थल हैं ये उत्तर प्रदेश के पूरा पाषाण कालीन स्थल हैं। उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उसमें पहला है सराय नाहरराय, ये कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसका उत्खनन प्रोफेसर GR शर्मा ने 1968 में करवाया था। यहाँ से 14 समाधानों का जो है एक समाधान मिला है, ठीक है, और ये पूछा गया प्रश्न है, UPPCS में पूछा गया था। इसकी विशेषता, अनूठी विशेषता यह है कि इन 14 के 14 जो खबरें थी, इसका सिर जो है, मृतक का सिर पश्चिम की ओर दिया गया था और पांव को पूरब की ओर रखा गया था। तो ये कुछ अजीब था। वैसे भारत में क्या होता है, भारत में मृतक का जो सिर होता है वो उत्तर की ओर रखा जाता है और पैर को दक्षिण की ओर रखा जाता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मृतक के जो सिर है वो पूरब की ओर रखा जाता है और पांव को पश्चिम की ओर रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा है, मृतक का सिर पश्चिम की ओर रखा गया है, ठीक है, सिर पूरब की ओर होना चाहिए यदि वो उत्तर की नहीं ओर है तो। और यहाँ पर 8 चूल्हे भी मिले हैं, गर्तावास वाले चूल्हे, गड्ढे वाले चूल्हे भी पाए गए हैं। सराय नाहरराय के अलावा मध्य पाषाण काल से संबंधित दूसरा जो स्थल है यहाँ पर, यह है महदहा। ये भी प्रतापगढ़ जिले में ही स्थित है। यहाँ से मानव के अस्थि पंजर मिले हैं, सिल लोढ़े के साक्ष्य भी प्राप्त मिले, जो सिल बट्टे जिसे कहा जाता है, ये प्राप्त हुआ यहाँ से। दमदमा ये भी यहीं पर स्थित है, प्रतापगढ़ जिले में ही। यहाँ से 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ से 14 समाधान जो है सराय नाहरराय से प्राप्त हुए हैं, लेकिन 41 समाधान जो है ये दमदमा प्रतापगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं, और ये भी एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है। चौपानी मांडो ये प्रयागराज में स्थित है। यहाँ से झोपड़ियां और मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये भी उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाणी कालीन स्थल हैं।
यदि हम उत्तर प्रदेश के ताम्रपाषाण काल से संबंधित यदि हम बात करें तो इसमें आ जाता है मेरठ और सहारनपुर। यहाँ से ताम्रपाषाण संस्कृति के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर ये हड़प्पा काल के समय का है, मेरठ का। यहाँ से हड़प्पा की पूर्व सीमा ये निर्धारण करती है और ये हिंदन नदी के तट पर स्थित है। हुलास ये वर्तमान सहारनपुर जिले में स्थित है और एक ताम्रपाषाण काल की एक बस्ती थी यहाँ पर। ये यमुना की जो सहायक नदी है जिसे कैथा नाला कहा जाता है, तो इसके नदी है। कैथा नाला नदी है, ठीक है, नाला से न मत समझिए कि वो नाला है, वो एक नदी है, ठीक है। बड़गांव ये सहारनपुर जिले में पड़ता है। ये यमुना की सहायक नदी जो मस्करा नदी है इसके तट पर स्थित है। ये नदियों के नाम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, किस नदी तट पर स्थित है। सनौली ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है, यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से हड्डी, सिंह के उपकरण, मानव समाधान, तांबे का रथ का जो है ना, तांबे का रथ मिला, आभूषण, गड्ढे वाला चूल्हा हुआ था। और इसका जो उत्खनन करवाया गया था 2005 में एएसआई द्वारा, भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान है उसके द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। शोधी स्थल है बागपत में, यह भी ताम्रपाषाण कालिक स्थल है, यहाँ से भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बहुत सारे। मंडी मुजफ्फरनगर में स्थित है। वाईडी शर्मा ने इसका 1999 में इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ से समाधान और आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बेलन की घाटी मिर्जापुर और चंदौली जिले में पड़ता है। यहाँ जीआर शर्मा के निर्देशन में यहाँ पर खुदाई करवाई गई थी। यहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा जो है प्राप्त हुई है। यदि हम महाजनपद काल यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो लोहरा देव संत कबीर नगर में स्थित है। यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य और चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये मध्यपाषाण काल से है। महाजनपद काल यहाँ से शुरू होता है। महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद थे, उस 16 महाजनपद में कहा जाता है कि 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे, ठीक है। तो इसमें पहला था काशी, ये गंगा नदी के तट पर स्थित था और इसकी राजधानी वाराणसी थी। ये वरुणा और असी नदी के संगम पर स्थित था और ये कपास उपजाने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। कौशल ये अवध क्षेत्र में स्थित था। कौशल की जो उत्तरी भाग की राजधानी थी वो साकेत अथवा अयोध्या कही जाती है और इसकी जो दक्षिणी भाग थी उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल का पहली बार उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। अयोध्या इसका प्राचीन नाम अयाज जो है अयाजसा है। यहाँ पर अशोक द्वारा स्तूप निर्माण करवाया गया था। 5 जैन तीर्थकारों की जन्मभूमि भी है ये अयोध्या, जिसमें ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ, ये 5 जो तीर्थंकर हैं इसकी जन्मभूमि है अयोध्या, भगवान राम के साथ साथ। पंचाल ये रोहिलखंड क्षेत्र जिसमें वर्तमान बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद जिला आता है और साथ ही उत्तरी भाग जो इसकी राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी भाग की राजधानी काम्पिल्य थी। मल्ल ये 9 जो है कुलों का एक संघ था। इसकी राजधानी कुशीनगर जो वर्तमान कुशीनगर में पड़ता है, इसकी राजधानी पावा थी। वत्स ये वर्तमान प्रयागराज क्षेत्र में पड़ता है, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कोशम पहले कौशाम्बी या कोशम कहलाती थी। यहाँ पर 6वें तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के, भगवान पद्म प्रभु की जन्मस्थली थी ये। सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा थी जो भगवान कृष्ण से संबंधित है। उत्तर को दक्षिण और पश्चिमी तट से जोड़ने का भी काम करता है ये एक व्यापार मार्ग का जंक्शन भी था सूरसेन। कुरु इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ अथवा हस्तिनापुर थी। ये मेरठ से दिल्ली तक विस्तृत हुई थी। पहले इसे कान्यकुब्ज भी कहा जाता था। यहाँ से पहली बस्ती के प्रमाण मिले हैं और यहाँ से उत्तरी काले मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। अगला जो है चेदी, ये आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। इसकी राजधानी शुक्तिमती अथवा शोथीमती थी। इसी समय के जो महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल हैं उत्तर प्रदेश के वो देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जो तीसरे तीर्थंकर हैं शंभवनाथ, उससे संबंधित हैं और यहाँ पर शोभनाथ मंदिर है श्रावस्ती में, तो इसके लिए विख्यात है। कांकरी जो कि देवरिया में स्थित है, यहाँ पर 9वें तीर्थकार सुविधिनाथ का निवास स्थल है। महोबा ये गोरख पहाड़ पर 24 तीर्थकारों की प्रतिमाओं के लिए विख्यात है, ठीक है। तो ये सभी हम लोग उत्तर प्रदेश की जैन धर्म के तीर्थ स्थल के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ विविध घटनाएं थी उत्तर प्रदेश की। यहाँ से जैसे कन्नौज से जो है पॉलिशदार जो है मृदभांड जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पॉलिशदार मृदभांड काल से लेकर के कुषाण युग तक के जो है यहाँ से चीजें प्राप्त हुई है कन्नौज से, ठीक है। तो कन्नौज जो है प्राचीन से लेकर के मध्यकाल तक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर
राजनीति का केंद्र हुआ करता था। तो एकदम आप देख रहे हो ना, पॉलिशदार मृदुभांड काल से लेकर के कुषाण काल तक, और फिर बाद में जो मध्यकाल में जो गुर्जर प्रतिहार का शासन आता है, अब देखा था ना, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो इसी कन्नौज को लेकर के हुआ था। तो ये ऐतिहासिक काल से ही जो है ये एक राजनीतिक और व्यापारिक अड्डा रहा है। मथुरा, ये कुषाण साम्राज्य के दक्षिणी भाग की राजधानी थी। करा, जो पहले जो है प्रयागराज कहलाता था, इसका पूर्व में इसका नाम था इसी पतन या मिगदाव कहा जाता था, इसे ऋषि पतन भी कहा जाता था। तो ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर थे, उस काल के प्राचीन शहर थे, जो कई बार पूछे जाते हैं कि प्राचीन काल में इसका महत्व क्या था। एक और शहर था सारनाथ, ये गुप्त काल में यहाँ पर धमेक स्तूप का निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों यदि हम अशोक के शिलालेख की बात करें तो उत्तर प्रदेश से, इलाहाबाद से, यहाँ से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख कहा जाता है। इसे यहाँ से उठा करके फिरोज शाह तुगलक ने अकबर के किले में स्थापित करवा दिया था। सारनाथ से भी अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख थे। दिल्ली टोपरा का जो स्तंभ लेख है, प्रारंभ में सहारनपुर जनपद में पड़ता था, बाद में फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसे उठा करके दिल्ली के लाल किले में रखवा दिया है। दिल्ली मेरठ का, ये भी सम्राट अशोक द्वारा स्थापित करवाया गया था, मेरठ में था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने उठा करके दिल्ली में ले आया था। इन महत्वपूर्ण स्तंभों के अलावा अन्य भी स्तंभ हैं, जैसे कि सारनाथ का स्तंभ, कौशाम्बी का स्तंभ जिसे रानी का अभिलेख कहा जाता है, हरौरा का स्तंभ लेख, ये मिर्जापुर में स्थित है। तो ये सभी जो है सम्राट अशोक के शिलालेख हैं और उत्तर प्रदेश के इन इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मध्यकाल में यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के स्थान की, तो मध्यकाल में आगरा बहुत ही जो है राजधानी रही करती थी यहाँ पर। आगरा की स्थापना जो है यहाँ पर 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा कराया गया था, यमुना नदी के तट पर। ये मुगल काल में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, राजधानी तो था ही। बाद में जो है रॉल्फ फिंच और बर्नियर ने इसकी वैभव की प्रशंसा की है, और सल्तनत काल में एक बहुत बड़ा इक्ता भी बन गया था। इक्ता का मतलब उस काल का राज्य होता है। जौनपुर सर की सल्तनत के दौरान इसे सिराज ए हिंद कहा जाता था, मतलब कि इसे हिंदुस्तान का सिराज कहा जाता था। ठीक है, ये इसकी ख्याति बहुत ही ज़्यादा विख्यात थी, इसलिए इसे सिराज ए हिंद कहा जाता था। करा, ये वर्तमान इलाहाबाद के आसपास का है, गंगा नदी के तट पर स्थित था। यहाँ पर संत मलुक दास की जन्मस्थली थी, और ये देवगिरी अभियान के प्रारंभ स्थल है ये अलाउद्दीन खिलजी का। यहाँ से कल्पी जालौन में पड़ता है, ये अकबर के नवरत्न बीरबल से संबंधित है। ये झांसी, इसकी स्थापना 1613 ईस्वी में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इसका स्थापना करवाया गया था मध्यकाल में। इसके अलावा फतेहपुर सिकरी जो है शेख सलीमपुर चिश्ती के कारण जो है ये एक पवित्र भूमि बन गई थी। बाद में सलीम यानी कि जहांगीर की जन्मस्थली भी बनी, यहीं पर इसका जन्म हुआ था। 1571 से लेकर 1585 तक ये भी एक राजधानी रहा करती थी। ठीक है, मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। सम्राट अकबर ने थोड़े दिन के लिए इसे बहुत ही बड़ा राजधानी बनाया था। लखनऊ, यहाँ पर आशफ उद्दौला के द्वारा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया गया था। बाद में 1928 में यहाँ पर जो है स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक सर्वदलीय सम्मेलन भी बुलाया गया था। 1928 में साइमन कमीशन का जो बहिष्कार आंदोलन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, वो यहीं पर किया गया था। बुंदेलखंड, मध्यकाल में ये मराठों के अंतर्गत आ गया था, मराठों के अधीन आ गया था ये क्षेत्र। हम यदि आधुनिक काल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे स्थल हैं जहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन हुए थे। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 9 अधिवेशन हुए थे सब कांग्रेस के। तो अब ये सारे नाम आपको याद रखना है। 1988 ये उत्तर प्रदेश में पहला कांग्रेस का अधिवेशन था, और यदि हम ओवरऑल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का तीसरा, मतलब भारत का तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन था। ये प्रयागराज में हुआ था। जॉर्ज यूले जो थे इसके अध्यक्ष बने थे, और जॉर्ज यूले जो हैं पहले कांग्रेस के ब्रिटिश या यूरोपीय अध्यक्ष भी थे। 1892 में प्रयागराज में ही आयोजित किया गया था। ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी इस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1899 में लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे। 1905 में बनारस गोपाल कृष्ण गोखले। 1910 प्रयागराज में हुआ था, विलियम बेडरवन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1919 लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार। 1920 में मुरादाबाद में इसके जो है भगवान दास जो है यहाँ पर अध्यक्षता की थी। 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू जो भारत की पहली स्त्री महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। 1936 लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1946 में मेरठ में जेबी कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो कुल मिला के जो है 9 कांग्रेस के अधिवेशन यहाँ पर आयोजित किए गए थे। 1775 में फैजाबाद की संधि हो गई थी, और इसके तहत जो है बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया गया था।
1920-22 के दौरान उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन चलाया गया था मदारी पारसी के द्वारा। ये आंदोलन जो है सीतापुर, लखनऊ, मलिहाबाद, उन्नाव, हरदोई, फतेहपुर और फर्रुखाबाद जैसे क्षेत्र में ये फैला हुआ था। 1925 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड, ये उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। यहाँ पर जो है मुकदमा चलाया गया था चंद्रभान गुप्त पर और उसमें फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर के रहने वाले हैं। अशफाक उल्ला खान फैजाबाद के रहने वाले थे। राजेंद्र सरलहरी गोंडा जेल में इसे फांसी दी गई थी और रोशन सिंह को नैनी जेल में फांसी दी गई थी। ये राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब उसके फांसी की सजा है, जहाँ पर फांसी की सजा दी गई थी किस किस जेल में। ये पूछे गए प्रश्न है दोस्त, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी गई थी, तो इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। ठीक है, बाकी जो बचे हुए थे राम प्रसाद खत्री और मनमथ मात, इसे जो है कारावास की सजा दी गई थी इस काकोरी कांड के कारण। कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था 1885 में बंबई में, इसमें उत्तर प्रदेश से भाग लेने वाले थे गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी प्रसाद, लाल बैजनाथ, बाबू जमुना दास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, रामकली चौधरी और जानकी नाथ घोषाल। इन लोगों ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में आया था। इसमें उत्तर प्रदेश से 17 लोगों ने इसमें भाग लिया था। 17 सदस्य समिति में उत्तर प्रदेश के 5 लोग थे, जिसमें गंगा प्रसाद, प्राणनाथ, हामिद अली, नवाब राजा अली और मुंशी काशी प्रसाद जो हैं इसमें थे। अलीगढ़, सर सैयद अहमद खान जो है यहाँ पर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, जो वर्तमान में एएमयू कहलाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाता है। एटा और मैनपुरी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था 1998 में और दूसरी बार 1938 में महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ पर मद्य निषेध भी लागू की गई थी, तो इसलिए ये चर्चा में आया था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति की यदि हम बात करें तो ये सब काफ़ी पूछे जाते हैं। इसके नृत्य कौन से हैं, इसके ये कौन से हैं, तो कथक नृत्य ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये मथुरा वृंदावन में भक्ति नृत्य के रूप में विकसित हुई थी। वाजिद अली शाह के दौरान जो है, वाजिद अली शाह के दौरान इसका गोल्डन काल कहा जाता है कथक नृत्य का। इसमें प्रसिद्ध घराने हैं, बनारस घराने, जयपुर घराने। इसके 2 भाग होते हैं कथक के, एक नृत्य और दूसरा भावपूर्ण। इसमें फुटवर्क के साथ साथ तबला और पखावज का भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कथक नृत्य में। दूसरा है ख्याल नृत्य, ये बुंदेलखंड में जो है बच्चों के जन्म पर, खासकर पुत्र के जन्म पर ये नृत्य किया जाता है। झूला नृत्य श्रावण मास में ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। पूर्वांचल में जो कोई मंगलिक अवसर होता है तो यहाँ पर मनाया जाता है। कठघोड़वा नृत्य, ये कृत्रिम घोड़ी पर नर्तकों द्वारा जो है बनाया जाता है, नृत्य किया जाता है बुंदेलखंड के क्षेत्र में। घीवर नृत्य, ये कहार जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है उत्तर प्रदेश का। सौरा नृत्य, बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटते समय ये नृत्य किया जाता है। घोड़ा नृत्य, ये भी बुंदेलखंड में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। नटवारी नृत्य, ये भी बुंदेलखंड में प्रजापति द्वारा स्त्री वेश धारण करके किया जाता है। दैवी नृत्य जो है पूर्वांचल के अहीरों द्वारा किया जाता है। पाई डंडा नृत्य, ये बुंदेलखंड के अति लोकप्रिय नृत्य है। चौलर नृत्य, ये मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में मनाया जाता है। कर्मा नृत्य, मिर्जापुर सोनभद्र में खरवार जनजाति के द्वारा ये कर्मा नृत्य किया जाता है। ढेडिया नृत्य जो है फतेहपुर में सिर पर एक छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक रख करके ये नृत्य किया जाता है। रास नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। ढड़कहरी नृत्य, ये सोनभद्र की जनजातियों के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। चुड़कुला नृत्य होली पर्व पर ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इसमें सिर पर जो है जलते हुए मंडलाकार दीप रखा जाता है। चौरसिया नृत्य, ये जौनपुर बुंदेलखंड के क्षेत्र में दीपावली के दौरान जो ये इसका नृत्य किया जाता है। मोहनिया नृत्य जो है फसल कटाई के बाद धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद करने के रूप में इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। कार्तिक गीत, ये बुंदेलखंड से संबंधित है। राई नृत्य जो है बुंदेलखंड में ही मनाया जाता है। रसिया नृत्य, ये ब्रज क्षेत्र से प्रसिद्ध है। नौटंकी, ये कानपुर, लखनऊ, हाथरस में किया जाता है। अल्लाह जो है बुंदेलखंड की गाथा शैली है। ये चंदेल राजा पारमल और अल्लाह उदल के साहसिक कारनामों का वर्णन करता है इस अल्लाह नृत्य में। मयूर नृत्य, ये ब्रज में रासलीला के दौरान किया जाता है। धोबिया नृत्य पूर्वांचल में धोबी और गधे के आजीविका संबंधी का निरूपण करता है। कजरी नृत्य मिर्जापुर और बिरहा नृत्य जो है पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। संगीत कला की बात करें तो नाट्य शास्त्र जो है प्राचीन काल में भरत मुनि के द्वारा रचित की गई थी। उत्तर भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल कहा जाता है, बाइबिल कहा जाता है। तो ये जो नाट्य शास्त्र है, अभी हाल ही में इसे यूनेस्को का दर्जा भी दिया गया। यूनेस्को की हेरिटेज पुस्तक में भी इसे शामिल किया गया नाट्य शास्त्र। भारत के जितने सारे नृत्य हैं उसका जन्म इसी नाट्य के शास्त्र से ही निकला है। जितने सारे आप शास्त्रीय संगीत देख रहे हो इसकी रचना भरत मुनि के द्वारा की गई थी। पुष्टि मार्ग, ये
महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा जो है इसकी स्थापना करवाई गई थी मथुरा वृंदावन में। इसका मुख्य विषय जो है कृष्ण लीला से संबंधित है। अष्टछाप, ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठल नाथ, इसके द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। इन्होंने 8 कवियों ने भी इसमें इससे संबंधित थे, जिसमें सूरदास, नंददास जो है, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, गोस्वामी दास, कृष्णदास और छित स्वामी दास जो है ये इस अष्टछाप से संबंधित है। ये एक पंथ है अष्टछाप। स्वामी हित हरिवंश, सखी जो है निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक, और उसके बाद जो है आगे वृंदावन केलीमाल, और ये जो है अष्टादश पदों की रचना ध्रुपद गायक द्वारा जो है अर्चना पद्धति, ये सभी इससे संबंधित है। स्वामी हरिदास, इसे कृष्ण वंशी का अवतार भी कहा जाता है। इसके शिष्य जो हैं तानसेन, बैजू बाबरा, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित, सौरसेन, गोपाल दास, ये सभी स्वामी हरिदास के भक्त रहा करते थे। बाबा रामदास ये ग्वालियर से संबंधित हैं। इन्होंने राग रामदासी मल्हार का आविष्कार किया था। तानसेन, ये इन्होंने ध्रुपद शैली में महारत हासिल कर थी, और इन्होंने स्वामी हरिदास के द्वारा दीपक राग में सिद्ध की शक्ति प्राप्त की थी। तानसेन जो है अकबर के दरबार से भी संबद्ध रहा था। अमीर खुसरो, ये भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। 1253 में कासगंज जो कि पटियाली के आसपास पड़ता है, यहाँ से बिलोंग करता है। इन्होंने तबला सितार का आविष्कार किया था, और ध्रुपद में ईरानी संगीत का मिश्रण करके एक नया फ्यूजन तैयार किया था, जिसे ख्याल गायन शैली कहा जाता है। हुसैन शाह सरकी, ये ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाया था, और इन्होंने टप्पा शैली, एक संगीत की शैली होती है टप्पा शैली, इसका प्रचलन करवाया था। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे संगीत घराने भी हैं, और ये जो है शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। तो जितने सारे घराने हैं, घराने के प्रवर्तक कौन है, मतलब उसका सूत्रपात किसने किया था, स्थापना किसने किया था, और उसके जो कुछ महत्वपूर्ण यदि है उसके जो गायक वगैरह हैं तो उसको जरूर याद रखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं। तो आगरा घराने में सबसे बड़ी जो याद रखने वाली बात है वो है कि इसका सूत्रपात किसने करवाया था। तो श्याम रंग और सरस रंग नामक जो व्यक्ति हैं, और हाजी सुजन खान ने इसका करवाया था। 18वीं सदी में खुदा बख्श के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी मुगल काल में। ठीक है, और इसमें से आप नाम चुन लीजिए जो काफ़ी फेमस नाम है, और जो पूछे जाते हैं उस सब का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि पूछे जाते हैं कि ये किस खेल जो है किस ग्रुप से संबंधित है, किस घराने से संबंधित है, तो ये नाम भी आप याद रखिएगा। लखनऊ घराने, इसकी स्थापना मोदू खान, बख्शू खान या फिर बख्शूर खान ने करवाया था। इसके नीचे जो हैं दिए गए ये सारे वो दिए गए हैं कि ये किस किस खेल में माहिर है, मतलब कौन कौन से वादन करने में माहिर हैं। तो जैसे पंडित अयोध्या प्रसाद हैं, ये पखावज वादक जो हैं। उस्ताद दुल्हे खान और उस्ताद सखावत हुसैन खान सरोद वादक हैं। सादिक अली खान बिनकार हैं, बीना वादक हैं। इलियास खान एक सितार वादक हैं। जीएन गोस्वामी वायलिन वादक हैं। तो इस तरह इसका नाम रखिएगा, और ये सभी जो हैं इस समय संबंधित है। अगला है हमारा किराना घराना। ये इसका जो मूल स्थान है ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के आसपास का एरिया को किराना घराना कहा जाता है। इसके जो संस्थापक हैं वो बंदे अली खान हैं। ख्याल गायकी में जो प्रसिद्धि हासिल की थी वो इसका नाम याद रखिए, ये सभी पूछे जाते हैं। जैसे कि भीमसेन जोशी जो है, ये बहुत ही फेमस पंडित भीमसेन जोशी किराने गायक से संबंधित है। इसे कई बार पद्म जो है पद्म विभूषण मिल चुका है, और ये राष्ट्रीय स्तर के है। ठीक है, भीमसेन जोशी, तो पंडित भीमसेन जोशी जो है इसका नाम याद रखिए। किरानी घेरा जो है किरानी घराने से संबंधित है। तो बाकी और भी नाम जो है इसे देख लीजिएगा, सभी को याद रखना जरूरी है। अतरौली घराना, अलीगढ़ के आसपास जो है जो ये पड़ता है अतरौली घराना। इस यहाँ के जो गायक हैं उसे अतरौली घराने से बिलोंग रखता है। इसके जो संस्थापक थे इस घराना के, वो काले खां, चांद खां, ध्रुपद, धमार गायन के लिए प्रसिद्ध है ये। और बाकी देखिए, बाकी की इसका जो नाम सब है ना, उस सब का नाम आप याद रखिएगा। ये सब किस किस घराने के हैं। ठीक है, जैसे जहांगीर खान है, चिम्मन खान है, ये सभी अतरौली घराने के गायक हैं। बनारस घराना, बनारस घराना में इसी के घराना जो है कैटेगरी आती है बनारस घराने में। घराने के भीतर ख्याल, ठुमरी, टप्पा, कजरी, चैती, भजन गायल, ये सभी इसके सब टाइप्स है बनारस घराने के। यदि हम इसके ध्रुपद गायक की यदि हम बात करें, इसके प्रमुख गायक के, तो इसमें आप देख सकते हो पंडित राम सेवक मिश्र, शिव सेवक मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, तो ये सभी जो हैं ये बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। अगला है हमारा सहसवास घराना। ये भी अलीगढ़ से ही बिलोंग करता है। इसके जो प्रमुख गायक हैं गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम और भीमसेन जोशी, ये तीनों इस सहसवास घराने से संबंधित हैं।
सहारनपुर घराना सूफी संत खलीफा मोहम्मद जामा के नेतृत्व में किया गया था। और इसके जो गायक हैं, ये 4-5 गायक के नाम दिए गए हैं, सब कुछ याद रख लीजिएगा आपको। नसीर मोहिउद्दीन डागर या फिर डागर घराना, इसी के नाम पर इसे डागर घराना भी कहा जाता है। सहारनपुर घराना को डागर घराना भी कहा जाता है। ये डागर के नाम पर ही रखा गया था, इसे डॉगर घराना भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जितने सारे घराने हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय संगीत में योगदान देता है, लोकल संगीत जो है वहाँ के। और दूसरी बात इसमें आपको याद रखना है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी। जैसे किराना घराना है तो इसकी उत्पत्ति मुजफ्फरनगर से संबंधित है। दूसरी, इसके संस्थापक कौन से हैं, है ना, जैसे बंदी अली खान, है ना, तो इसके संस्थापक का भी नाम याद रखने हैं। और हो सकते संभव है तो आप कम से कम 1-2 ऐसे नाम भी याद रखिए जो उस खासकर उस जो है इसके जो सर्वोत्तम उच्चतम कोटि की जो गायक हैं उसका नाम तो जरूर याद ही रहना चाहिए आपको। ठीक है, अब हम कुछ जो है वादक के भी नाम याद रखिए। जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान है, ये तो पूरे राष्ट्र का गौरव है। हरिप्रसाद चौरसिया पूरे देश का गौरव है। पंडित रविशंकर ये पूरे देश का गौरव है, इसको कौन नहीं जानता। ठीक है, तो इस तरह के नाम आप याद रखिएगा कि कौन कौन से गायक हैं जो वादक हैं जो अपने क्षेत्र में फेमस हैं। ठीक है, सितार वादक, वायलिन वादक में जो है एन राजन, तबला वादन में जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं इसका सबका नाम याद रखिए। ठीक है, तो इसमें हो सकता है तो एक नाम चुन लीजिए, 2-3 नाम जो खासकर जो जिन्हें अच्छे खासे पद्म विभूषण या पद्म श्री मिल चुका है, उस सब का भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब हम उत्तर प्रदेश के जो स्थानीय मेले सब हैं उसकी बात कर लेते हैं। हरिदास जयंती ये मथुरा और वृंदावन के क्षेत्र में मनाया जाता है। बटेश्वर मेला एक पशु मेला है एक प्रकार का, ये आगरा क्षेत्र में मनाया जाता है। शोड़ा मेला ये कासगंज में मनाया जाता है। सैयद सलार उर्स ये बहराइच में मनाया जाता है, सूफी संतों का मेला है ये। रामायण मेला अयोध्या के साथ साथ चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर में भी मनाया जाता है। ढाई घाट का मेला अयोध्या में मनाया जाता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर। देवी पाटन का मेला बलरामपुर। परिक्रमा मेला अयोध्या और मथुरा में। गोविंद शाह मेला अमरोहा में। बल सुंदरी देवी मेला बलिया में। गढ़ मुक्तेश्वर का मेला जो है हापुड़ में। शिल्प मेला, कुंभ मेला, महाकुंभ मेला और माघ मेला ये सभी प्रयागराज में मनाया जाता है। फागुन मेला रामपुर। ददरी मेला ये भी एक पशु मेला है जो बलिया में मनाया जाता है। कलिंजर मेला बांदा में। देवा शरीफ मेला बारामाकी। बेड़िया घाट मेला हरदोई। मकनपुर मेला, रामनगरिया मेला, श्रृंगी रामपुर मेला और श्रावणी मेला ये सभी कानपुर के मेले हैं। नक कटैया मेला, रथ यात्रा और ध्रुपद मेला ये सभी बनारस के स्थानीय मेले हैं। नौचंदी मेला मेरठ। शाकंभरी देवी मंदिर मेला सहारनपुर। विंध्याचल देवी मिर्जापुर। काकोला मेला इसे रुहेलखंड का मिनी कुंभ भी कहा जाता है, जो है बदायूं क्षेत्र में मनाया जाता है। सरघाना मेला मेरठ। कंसवध मेला और कंस मेला मथुरा क्षेत्र में। गोलकनाथ मेला लखीमपुर खीरी में। लठमार होलिका उत्सव और यमुना महोत्सव मथुरा में। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर। मुड़िया पूनो मेला जो है मथुरा क्षेत्र में। उत्तरायणी मेला बरेली में। तिगरी मेला अनूप शहर बुलंदशहर में। खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर। चैती रामनवमी जो है अयोध्या क्षेत्र में। परिक्रमा मेला चित्रकूट। कजरी मेला चरखारी का गोवर्धन नथुला ये महोबा में। श्रावणी मेला अयोध्या। देवछठ, श्रावणी और जन्माष्टमी मेला ये सभी मथुरा के रीजन में। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में। गंगा महोत्सव त्रिवेणी महोत्सव वाराणसी में। होलिका महोत्सव मथुरा। काम्पिल पर्यटनोत्सव संकीसा फर्रुखाबाद में। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज। आयुर्वेद महोत्सव लखनऊ। बौद्ध महोत्सव जो है सारनाथ में मनाया जाता है कुशीनगर में। ताज महोत्सव, राम बारात उत्सव, सोलह कुल्म उत्सव ये सभी जो है आगरा में। कन्नौज पर्यटन उत्सव कन्नौज में। सोन महोत्सव सोनभद्र। कजली महोत्सव जो है महोबा में। कल्की महोत्सव संबल क्षेत्र में। बुद्ध महोत्सव जो है सारनाथ में। देव दीपावली मनाया जाता है वाराणसी में। और अमीर खुसरो महोत्सव मनाया जाता है पटियाली कासगंज में। कला और संस्कृति से संबंधित बहुत सारे संस्थान कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो इन संस्थान का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर स्थित है, या फिर सीधे पूछ लिया जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है, दोनों तरीके से। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम ये लखनऊ में स्थित है। 1976 में इसकी स्थापना करवाई गई थी। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ 1972 में इसकी स्थापना करवाई गई थी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ 1972। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ 1976। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी लखनऊ 1999।
हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज 1927, राज्य स्वतंत्रता संग्राम मेरठ 1997, राज्य संग्रहालय और लोक कला संग्रहालय ये दोनों लखनऊ में है, 1863 में स्थापित हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ 1963। अंत रामकथा संग्रहालय जो है अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय अयोध्या में 1988 में स्थापित की गई थी। कुषाण और गुप्त युगीन जो है संग्रहालय मथुरा में स्थित है, ये पूछे गए प्रश्न है। आर्यभट्ट तारामंडल रामपुर। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975 में स्थापित। इंदिरा गांधी तारामंडल लखनऊ। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ 1988-89 में स्थापित किए गए थे। इसके अलावा जनजाति और लोक कला संस्कृति संग्रहालय लखनऊ 1996 में स्थापित। कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ 1911। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या 1986। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर 1990 में स्थापित। सांस्कृतिक अन्य संस्थान भी हैं कुछ, वो भी देखिए, जिसमें भारत जो है भातखंडे संस्कृत संस्थान ये लखनऊ में स्थापित है। इसकी स्थापना 1926 में करवाई गई थी। इससे पहले जो इसे मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक कहा जाता था 2000 में, बाद में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया और 2021 में इसे राजकीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। भातखंडे संगीत संस्थान आज़ादी से पहले इसकी स्थापना करवाई गई थी। भारत कला भवन बनारस में स्थित है, 1920 में स्थापना करवाई गई थी। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लखनऊ में स्थित है, 1975। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ 1990। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार लखनऊ 1957 में स्थापना हुआ था। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 1962 में स्थापित हुई थी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976। प्रमुख साहित्यकारों की विवरण देखिए। उत्तर प्रदेश ये जितने सारे साहित्यकार हैं प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल आधुनिक काल में, तो ये सारे जो हैं उनका जन्म, किस किस ग्रंथ को लिखा है, उसके बारे में जो प्रमुख रचनाएं हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के गौरव हैं सब, और इसके बारे में है पूछे जाते हैं किसी भी राज्य की जो है प्राचीन और मध्यकालीन जो प्रमुख हस्तियां होती हैं उसके बारे में पूछी जाती है। हम लोग रैदास से शुरू करते हैं। 1377 में बनारस क्षेत्र में इसका जन्म हुआ था। उस काल के कवि थे ये। इन्होंने बीजक, सखी, शबद और रमैनी नामक रचना की थी। मलिक मोहम्मद जायसी 1492 या 15वीं सदी कह सकते हो। सूफी जो है ये प्रेमाख्यान कवि थे। इन्होंने इसकी जो सबसे ज़्यादा जो फेमस चर्चा है वो पद्मावत की रचना है। उसके बाद अखड़ावट और आखिरी कलम जो है ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। तुलसी ये भी 16वीं सदी के थे। 1532 में राजापुर चित्रकूट में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस के अलावा कवितावली की भी रचना की थी। सूरदास 15वीं सदी ब्रज भाषा के कवि हैं। इन्होंने सूरसागर, सूर शरावली और साहित्य लहरी की रचना की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 बनारस के क्षेत्र में हुआ था। आज़ादी के समय इन्होंने बहुत सारे साहित्य का लेखन किया था। इसे आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी की रचना की थी। फिराक गोरखपुरी 1896 गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। रघुपति सहाय इसका मूल नाम था और 1960 में जो इसे है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसे गुल ए नगमा नामक रचना की थी। कैफी आजमी आजमगढ़ के हैं रहने वाले। इसका मूल नाम अतहर हुसैन रिजवी हैं। इन्हें भी साहित्य अकादमी मिल चुका है और ये आवारा सजदे नामक रचना की थी। रामचंद्र शुक्ल 1884 बस्ती जिले से संबंधित है। हिंदी के आलोचक हैं, कहानीकार, निबंधकार और साहित्यकार भी हैं। इन्होंने चिंतामणि नामक रचना की थी। प्रेमचंद 1880 लम्ही बनारसी में जन्म हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था, ठीक है, और इन्होंने अन्य पत्रिका भी संपादित किया था जैसे श्री वास्तव, जागरण, हंस, ये सभी पत्रिका इन्हीं के द्वारा चलाई गई थी। इसकी सबसे ज़्यादा फेमस उपन्यास सब जो हैं गोदान, सेवा सदन, गबन, कर्मभूमि, प्रेमांजल, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, कहानियाँ, दो बैलों की कथा, ईदगाह, गुल्ली डंडा, ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर, मंत्र, नमक का दरोगा, कफन, ये सभी इसके जो हैं रचनाएं हैं। कमलेश्वर 1932 मैनपुरी साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने पाकिस्तान नामक रचना की थी। काशीनाथ सिंह 1937 ईस्वी चंदौली काशी का 80 नामक रचना इन्होंने किया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1889 ईस्वी में बनारस से जुड़े हुए थे। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से ये एक है। इन्होंने कामायनी, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास और कुकुरमत्ता जैसे रचनाएं लिखी थी।
जयशंकर प्रसाद 1926 इलाहाबाद, ये छायावादी युग के 4 स्तंभों में से भी एक हैं। इन्होंने कंकाल, तितली, इरावती, कहानी जैसे ग्रह की उपन्यास की रचना की थी। और यदि हम संग्रह की बात करें तो इसमें छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल जैसी रचनाएं की थी। धर्मवीर भारती 1926 ईस्वी में इलाहाबाद में इसका जन्म हुआ था। धर्म युग के प्रधान संपादक कहे जाते हैं। इन्होंने गुनाहों के देवता नामक रचनाएं की थी धर्मवीर भारती ने। सूरज का सातवां घोड़ा और 11 सपनों का देश इन्होंने रचनाएं की थी। नामवीर सिंह 1927 ईस्वी चंदौली, इसे हिंदी साहित्य के आलोचक और संपादक के रूप में इन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की ली थी। महादेवी वर्मा 1907 फर्रुखाबाद जिला, छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। इनके निहारी, रश्मि, निर्जा, दीप शिखा, शांति गीत और यदि हम अन्य के बात कर अतिथि के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार जैसी रचनाएं लिखी थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 रायबरेली सरस्वती के संपादक हैं। मैथिली शरण गुप्त 1886 झांसी में जन्म हुआ था इसका। महाकाव्य के इसके रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती और पंचवटी। राहुल संकीर्तन 1893 आजमगढ़ में इसका जन्म हुआ था। और इन्होंने यात्रा वृतांत, मेरी लद्दाख यात्रा, यूरोप यात्रा जैसी रचनाएं लिखी थी। विश्वनाथ त्रिपाठी 1931 सिद्धार्थनगर, इन्होंने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा था। विष्णु प्रभाकर 1912 मुजफ्फरनगर, इनकी जीवनी थी। अवारा मसीहा आलोचनाएं लिखी थी। सुर साहित्य और हिंदी साहित्य की भूमिकाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 बलिया, इनकी आलोचनाएं सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका। अज्ञेय 1911 ईस्वी कसिया कुशीनगर में, इसका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। उपन्यास था शिखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप। कविता संग्रह में जिसका था तार सप्तक, कितने नावों में कितनी बार। श्रीलाल शुक्ल 1925 लखनऊ, डाक दरबारी, विश्रामपुर का संत, अज्ञातवास, सोनी घाटी का सूरज, ये सभी इसकी रचनाएं हैं। भगवती चरण वर्मा 1903 उन्नाव, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, वतन, भूले बिसरे चित्र, ये सभी इसकी रचनाएं हैं। ममता कालिया 1940 वृंदावन क्षेत्र में इसका जन्म हुआ था। इसकी रचनाएं हैं नरक दरक, दुखम सुखम, लड़कियां, बेघर, सलचर वलचर, है ना, कलर वलचर, कहानी संग्रह में छुटकारा, 25 साल की लड़की, निर्मोही, एक आदमी औरत, उसका यौवन, इस तरह की रचनाएं ममता कालिया ने लिखा था। यह भी हाल ही में इसकी रचनाएं फेमस हुई थी, इसे पुरस्कार दिया गया था। त्रिलोचन सुल्तानपुर के रहने वाले थे और हिंदी काव्य की प्रगतिशील काव्य धारा के हस्ताक्षर थे। हरिवंश राय बच्चन 1907 प्रयागराज के रहने वाले थे। ये कविता संग्रह है इसका। तेराहार और मधुशाला, ये इसकी सबसे अधिक रचनाएं जो हैं फेमस हुई थी। मधुबाला, मधु कलश, आत्म परिचय, निशा निमंत्रण, आत्मकथा के बुद्धू, क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, इस तरह की रचनाएं हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी। तो आप कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश में जितनी सारी भारत के जो हैं कवियां हैं वो सारे उत्तर प्रदेश में ही जन्म लिए थे। यदि आप उत्तर प्रदेश को हटा दो तो हिंदी काव्य का कोई स्थान ही नहीं रहता, हिंदी भाषा के साहित्य का। सेम पत्रकारिता के लिए भी आपको याद रखना है कौन सा खबर कब प्रकाशित हुई थी, कहाँ से खबर हुई थी, इसके संपादक कौन थे और उसके बारे में यदि कोई विशेष टिप्पणी है तो वो भी आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। बनारस अखबार 1845 ईस्वी में बनारस में ही प्रकाशित हुआ था। राजा शिव प्रसाद के द्वारा इसे सितारे हिंद भी कहा जाता था। हिंदी भाषी प्रांतों का नागरी लिपि में ये पहला लिपि था। ठीक है। जाम ए जहानुमा 1822 कलकत्ता, मुंशी सदासुख लाल के द्वारा प्रकाशित हुई थी। भारत में पहला जो है प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार था ये, भारत का पहला उर्दू अखबार था। देखिए ये जाम ए जहानुमा प्रकाशित तो हुआ था कलकत्ता से, लेकिन ये जो है ना मनसुख लाल, ये मिर्जापुर से रहने वाले थे, इसलिए यहाँ पर दिया गया है आपके लिए। शदरुल अखबार 1848 आगरा, प्रोफेसर शिफेंक, ये भी आगरा कॉलेज के थे। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार था ये। पूरे भारत का पहला अखबार ये है ना जामे जहानुमा, लेकिन उत्तर प्रदेश का पहला अखबार ये है सदारुल अखबार। उदंत मार्तंड 1826 कलकत्ता, जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा, ये जो है कानपुर के रहने वाले थे। ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। प्रताप 1910 कानपुर, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित हुई थी और राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो है ये फेमस हुई थी।
हिंदी प्रदीप मिर्जापुर से प्रकाशित हुआ था बद्री नारायण चौधरी के द्वारा। भारत पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित हुआ था हिंदी और उर्दू में। तत्वबोधिनी बरेली से गुलाब शंकर के द्वारा। सर्वहित कारक आगरा से शिवनारायण के द्वारा। सूर्य प्रकाश आगरा से गणेशी लाल के द्वारा। आज शिव प्रसाद गुप्त, और ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान फेमस हुआ था। आनंद कादम्बनी ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा प्रकाशित हुआ था। कल्याण गोरखपुर। हथरस और कानपुर ये रंगमंच की परंपरा से संबंधित था और अभी भी है। नासिर फयाजुद्दीन ये डागर घराने से संबंधित है, ध्रुपद गायन से संबंधित है। सिद्धेश्वरी देवी ये जो है बनारस के ख्याल और ठुमरी, बनारस घराना के ख्याल और ठुमरी गायक से संबंधित है। शंभू महाराज एक कथक जो है नृत्यांगना है। अल्लाखंड इसके रचयिता है महोबा के चंदेल राजा परमर्दी देव। ठीक है, ये किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा था, लेकिन पूछा गया प्रश्न था तो मैंने इसे एक अलग सा टेबल में डाल दिया है। यदि हम उत्तर प्रदेश की शैक्षिक संस्थानों की बात करें तो सबसे पहले हम केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थित है। 1887 में इसकी स्थापना करवाई गई थी और ये भारत का चौथा विश्वविद्यालय था। 2005 से इसे केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। BHU 1916 में स्थापित हुई थी। AMU 1920 में स्थापित हुई थी। अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ 1996 में स्थापित हुई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विद्यालय अमेठी 2013 में स्थापित की गई थी अधिनियम के तहत। लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 2014 में स्थापित हुआ था। तो ये हमारे केंद्रीय यूनिवर्सिटी थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में इतने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। उत्तर प्रदेश में यदि हम लोग जो है IIT की बात करें तो 2 IIT हैं। एक IIT कानपुर 1959 में स्थापित हुई थी और दूसरा है IIT BHU। वैसे IIT का दर्जा तो बाद में दिया गया था, लेकिन इसकी स्थापना 1916 में ही करा लिया गया था। ठीक है, 2012 में। अगला है भारत में उत्तर प्रदेश में IIM की संख्या। तो IIM उत्तर प्रदेश में केवल एक ही है, IIM लखनऊ। ये भारत का चौथा IIM था और पूरब में और भी है। ठीक है, यदि हम मेडिकल कॉलेज की बात करें तो एम्स 3 एम्स हैं उत्तर प्रदेश में। 2 एम्स हैं और एक है जो ऑल इंडिया लेवल के हैं हॉस्पिटल। तो एम्स एक रायबरेली में है, 2013 में स्थापित हुई थी। एम्स गोरखपुर 2016 में स्थापित। और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये भी एक ऑल इंडिया लेवल का अस्पताल है, लखनऊ में 2018 में स्थापित हुई थी अधिनियम के तहत। यदि हम लोग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर 1975 में स्थापित हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कुमारगंज अयोध्या में स्थित है, 1974 में स्थापित। वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ 2000 में। बांदा कृषि टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय बांदा 2010 में स्थापित। हिगिन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी प्रयागराज 2016 में स्थापित। यदि हम ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें उत्तर प्रदेश के तो राजर्षि टंडन मुख्य विश्वविद्यालय जो है मुक्त ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज 1999 में स्थापित हुआ था। ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो है ओपन यूनिवर्सिटी है जो 1999 के द्वारा अधिनियम के द्वारा स्थापित करवाया गया था। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है टंडन यूनिवर्सिटी। अब हम रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें उत्तर प्रदेश में स्थित तो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। ये सब राष्ट्रीय स्तर के जो है अनुसंधान संस्थान है राष्ट्र सरकार के। राष्ट्रीय मत्स्यिकी अनुसंधान ब्यूरो लखनऊ, केंद्रीय औषधि और सगंध पौध संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल गार्डन, सुदूर संवेदन उपयोग इसे रिमोट सेंसिंग सेंटर भी कहा जाता है, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी लखनऊ, न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि कम से कम 70-80% जो इंस्टीट्यूट है वो सारे लखनऊ में ही स्थित है। अब जो बचा हुआ है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जत नगर बरेली, एवियन सेंट्रल एवियन यानी कि पक्षी रिसर्च सेंटर जो है इज्जत नगर बरेली, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज रायबरेली, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेठी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी
कहाँ पर? रायबरेली में स्थित हैं ये सभी इंस्टीट्यूट हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च रायबरेली, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जायस अमेठी में स्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट अमेठी जगदीशपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च कानपुर, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर, भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, चर्म अनुसंधान संस्थान आगरा, बोटेनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक नोएडा, कोशिकीय और निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान, अर्बुद शास्त्र को कैंसर जो है कैंसर कहा जाता है, मतलब कैंसर को हिंदी में अर्बुद शास्त्र कहा जाता है, नोएडा में स्थित है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिक्स नोएडा, दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी ग्रेटर नोएडा, नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन गाजियाबाद, खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला गाजियाबाद, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिजीजेज आगरा में स्थित है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा, टीवी डिमॉन्स्ट्रेटर एंड ट्रेनिंग सेंटर आगरा, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान झुंसी प्रयागराज, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान झुंसी प्रयागराज, मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स प्रयागराज, नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर, सामाजिक वानिकी और पुनर्स्थापना केंद्र प्रयागराज, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान जो है बनारस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च बनारस, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान बनारस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी बनारस, सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर बनारस, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान बनारस, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बनारस, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही, केंद्रीय कांच और सिरामिक अनुसंधान प्रसार केंद्र खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है। ये सारे इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। यदि हम और विविध की बात करें तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद 1981 में स्थापित हुई थी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान 1989, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1997 में, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हैंडीक्राफ्ट उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1958 में स्थापित। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के पर्यटन के बारे में देखते हैं। बरेली में अहिछत्र जो है ये प्राचीन काल से संबंधित है, बरेली में स्थित है। राजा लाइब्रेरी रामपुर में स्थित है। आलमगीरपुर ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हस्तिनापुर और दान तीर्थ ये सभी मेरठ में स्थित है। चंद्रप्रभा डैम, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार और घानापुर शहीद स्मारक ये सभी चंदौली में स्थित है। कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर में स्थित है। कलिंजर का किला बहुत फेमस था उस समय। नीलकंठ मंदिर और तुलसी स्मारक ये सभी बांदा में स्थित हैं। वृंदावन का मंदिर, लाडली जी का मंदिर, निधि वन, रंगनाथ मंदिर, प्रेम मंदिर, राजकीय संग्रहालय, जैन संग्रहालय, गोवर्धन, गोकुल, द्वारकाधीश मंदिर, राधा कुंड ये सभी मथुरा में स्थित है। श्याम कुंड, गोविंद कुंड, कुसुम सरोवर और चंद्र सरोवर ये सभी मथुरा में स्थित है। 84 गुंबद, बीरबल का जन्मस्थली जो कल्पी है और बीरबल का रंग महल ये सभी जालौन में स्थित है। कामतानाथ मंदिर चित्रकूट, कामदगिरी पर्वत, मंदाकिनी नदी, हनुमान धारा, भरतकूप राजापुर ये तुलसी की जन्मस्थली है, ये भी चित्रकूट में ही स्थित है। विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर, तुलसी मानस, दुर्गा कांड, दशामेध घाट, मणिकर्णिका घाट ये सभी जो है, भारत माता मंदिर ये सभी बनारस में स्थित है। विंध्यवासिनी देवी मंदिर, चुनार का किला और भतृहेरी देवी मंदिर ये सभी मिर्जापुर में स्थित है। गुप्तकालीन जो धमेक स्तूप है ये बनारस में स्थित है। अशोक का निर्मित जो है चौखंडी का स्तूप, मूलगंध कुटी बिहार, धर्मराजी का स्तूप और अशोक के जो बहुत सारे स्तंभ हैं वो भी सारनाथ से प्राप्त हुए हैं। कासगंज, संकीसा और श्रृंगी रामपुर ये संकीसा अशोक के यहाँ से संकीसा से जो है अशोक के बैल शीर्ष वाले स्तंभ प्राप्त हुए थे। ये फर्रुखाबाद में पड़ता है।
भगवान वराह मंदिर कहाँ पर स्थित है? कासगंज में। शुकर क्षेत्र और पटियाली ये भी कासगंज में स्थित है। पावापुरी कुशीनगर, माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा और हरिदेव जी मंदिर गोवर्धन ये सभी कुशीनगर में स्थित है। शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर, हुलास और लखनौती का किला ये भी सहारनपुर में स्थित है। गोला गोलकनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी। संत कबीर समाधि स्थल संत कबीर नगर। मगहर और बखीरा झील ये भी संत कबीर नगर में ही स्थित है। तीर्थकार चक्र तीर्थ नैमिषारण्य, 88,000 ऋषियों की तपी भूमि और मिश्रित ये सभी जो है सीतापुर में ही स्थित है। नैमिषारण्य ही जो है ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। शुक्राचार्य परीक्षित भागवत कथा स्थल जो है शुक्रताल ये मुजफ्फरनगर में पड़ता है। मांडी ये भी यहीं पर पड़ता है। 52 इमली शहीद स्थल कहाँ पर? फतेहपुर। पाटेश्वरी जिसे देवी पाटन जो है मंदिर कहा जाता है, बलरामपुर। अर्गा पार्वती मंदिर कहाँ पर स्थित है? गोंडा। ये अर्गा पार्वती एक झील भी है जो अभी हाल ही में वेटलैंड इसे घोषित किया गया है गोंडा जिले में। सप्त मातृका कन्नौज। जयचंद का किला, छेमकली देवी मंदिर जो है मंदिर, हाजी शरीफ दरगाह और पद्मावती सती मंदिर कन्नौज। कीरतताल, चरखाड़ी, गोरख पहाड़ी और जो है मकरवई मंदिर ये सभी महोबा में स्थित है। जेके मंदिर और बिठूर ये कानपुर में स्थित है। झांसी का किला, रानी लक्ष्मीबाई महल ये सभी रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित जो भी हैं वो लक्ष्मी जो है झांसी में स्थित है। गोरखनाथ मंदिर, रामगढ़ ताल, सहगौरा, ताम्रपत्र लेक आप लोगों ने सुना होगा। चौरी चौरा ये सभी गोरखपुर में स्थित है। अनूप शहर, नरौरा और खुर्जा बुंदेल शहर में संबंधित है। अटाला मस्जिद, शाही का किला, लाल दरवाजा मस्जिद, शाही पुल ये सभी जौनपुर में। कर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में स्थित है। जलालबाग का किला ये भी जो है गाजीपुर में स्थित है। इमामबाड़ा लखनऊ, छतर मुबारक मंजिल, रोमी दरवाजा, दौलत खाना रेजिडेंसी, मोती महल, बेगम हजरत महल का पार्क, लाल बर्दरी, सिकंदराबाग, हुलास खेरा, काकोरी शहीद स्थल ये सभी लखनऊ के जो है ऐतिहासिक स्थल हैं। चुरहा ताल, भृग मुनि का आश्रम, पराशर मुनि का आश्रम बलिया जिले में वर्तमान में पड़ता है। श्रावस्ती का सबसे फेमस जगह है सहेत महल, उसके बाद जेतवन, महाविहार अवशेष, आनंद बोधि वृक्ष, अंगुलीमाल की गुफा, मखली गोशाल की जन्मस्थली और चाइना मंदिर ये सभी श्रावस्ती में स्थित है। मार्कंडेय ऋषि आश्रम, समान पक्षी विहार, समान कटरा पर्यटन स्थल मैनपुरी, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, मेगा फूड पार्क और बंथर ये उन्नाव में स्थित हैं। जायश्री स्मारक और टिकर माफी आश्रम कहाँ पर? अमेठी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा। रेणुकूट, रेणुकुश्वर महादेव, रिहंद बांध, गोविंद बल्लभ पंत सागर ये सभी भदोही में स्थित है। बेल्हा देवी धाम, भक्ति धाम मनगढ़, शनिदेव मंदिर, अंबेडकर पक्षी विहार बेंती ये सभी सोनभद्र जिले में पड़ता है। पर्यटन थीम पार्क, जय प्रौद्योगिकी पार्क, चक गंजरिया, रीजनल साइंस सिटी ये सभी लखनऊ में स्थित है। घोपाप, सीताकुंड, विजयदेव और महावीरन जो है प्रतापगढ़। वेब सिटी, टोनिका सिटी गाजियाबाद। देवकली मंदिर औरैया और साइंस पार्क कहाँ पर? औरैया। हाजी वारिस अली की दरगाह कहाँ पर? बारामाकी। शहीद स्थल छावनी कहाँ पर? बस्ती। दिगंबर जैन मूर्ति और लॉयन सफारी पार्क ये इटावा जिले में स्थित है। इसके अलावा नोएडा, उसके बाद ललितपुर, उन्नाव, हरदोई, बहराइच, कानपुर, मिर्जापुर, कन्नौज, नोएडा इन सभी जिलों में भी उत्तर प्रदेश के जो पर्यटक स्थल हैं इन सभी के नाम आप याद रखिएगा, ये सब पूछे गए प्रश्न हैं। भौतिक विभाजन पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित। भाबर और तराई प्रदेश का विस्तार जो है उत्तर प्रदेश को जो हिमालय से सटे हुए जो जिले हैं जिसमें बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी जैसे जो एरिया हैं उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 45,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है ये इसमें आता है। इसकी विशेषताएं, ये पश्चिम से पूरब की ओर इसकी चौड़ाई में कमी होती जाती है। यहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर पथरीली जमीन पाई जाती है, पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं यहाँ पर। गंगा यमुना का मैदान, गंगा का जो पूर्वी मैदान है ये बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही और दक्षिण के पठारी क्षेत्र में जो है बुंदेलखंड, बाघेलखंड की सीमाएं आती हैं। पूरब में केन नदी और बेतवा नदी, पाहुज और उत्तर में जो है गंगा यमुना, दक्षिण में विंध्य पर्वत सब आते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश का तो जो भौतिक विभाजन है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो भाबर और तराई का प्रदेश होता है, दूसरा गंगा यमुना का मैदान और तीसरा जो भाग होता है
दक्षिण का मैदान। तो उत्तर प्रदेश के इन्हीं 3 भौतिक विभाजन में बांटा जाता है। हम भाबर प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर कंकर पत्थर से निर्मित जो है पर्वतीय भूभाग होते हैं। ये विस्तार 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में शिवालिक के जो है गिरिपथ के समानांतर स्थित हुए। इसमें बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, सहारनपुर जो है शाहजहांपुर के अलावा लखीमपुर खीरी जिले आते हैं भाबर क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के जो तराई जिले हैं, तराई क्षेत्र के जिले, तराई क्षेत्र की परिभाषा ये है कि यह जो है महीन गादों से निर्मित होती हैं और भाबर के दक्षिण में दलदली और गाद मिट्टी वाला जो रीजन होता है उसे ही तराई क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर राड और चलाश जो होती हैं, घास बुंदेलखंड में बहुतायत से पाए जाते हैं इस मैदानों में। प्रदेश की ऊंचाई वाले भागों में जो मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी होती है उसे राड के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। इसका विस्तार जो है सहारनपुर, बिजनौर, बरेली से लेकर के महाराजगंज तक फैला हुआ है। देवरिया आदि संबंधित जिलों में भी यहाँ पर फैला हुआ है। कांप मृदा, भाबर क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरा प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश का नदियों द्वारा बाढ़ के दौरान लाई गई कांप, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, उसे बना हुआ है। काप मिट्टी की विशेषता ये होती है कि यहाँ पर गन्ना, गेहूं, जूट आदि फसलों का अधिक पैदावार होता है। घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ढका हुआ क्षेत्र। भूमि सुधार कार्यों के लिए चौड़ाई में कमी हुई थी, जिससे उपजाऊ किसानों को भूमि प्राप्त हुई थी। यहाँ पर टीले भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जो शंकु के आकार के टीले बाघेलखंड के क्षेत्र में मिले जाते हैं। मध्य प्रदेश में इसी को बिहार कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की जलवायु की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में जो सम्मिलित जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। इसकी अक्षांशीय विस्तार जो है, इसकी सीमाएं उत्तर में शिवालिक, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार और पश्चिम में यमुना नदी से घिरी हुई है। यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, गंगा यमुना के अलावा रामगंगा, शारदा, गोमती और घाघरा नदी भी है। प्रभावित करने वाली जो कारक है इसकी जलवायु को, वो है पर्वतीय और पहाड़ी प्रदेश, समुद्र तट से दूरी, उच्चावच और ऋतुएं भी हैं जो यहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है। इसका जो ऊपरी मैदान है उत्तर प्रदेश का, इसकी विस्तार 500 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर पट्टी चौड़ी में विस्तृत है। आर्द्र और उष्ण प्रदेश, इसका जो तराई प्रदेश है वो 120 से 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश यहाँ पर 100 से 120 की सेंटीमीटर की वर्षा होती है इनकी। मैदानी क्षेत्रों में 80 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश की जो मैदानी इलाका है यहाँ पर। मध्य गंगा के मैदान का विस्तार सहारनपुर से लेकर बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, मुरादाबाद, बदायूं और बरेली तक विस्तृत है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार, जिसे CWG कहा जाता है, ये यहाँ की जलवायु है उत्तर प्रदेश की। और थर्नवेट के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु है, जिसे CBW कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों में से दो भी आपको दो, CWG या CBW, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश की जलवायु को संबोधित करता है। यहाँ की जो शीत ऋतु है उत्तर प्रदेश की, वो अक्टूबर से फरवरी तक होती है। सर्वाधिक ठंड महीना जो होता है जनवरी होता है। वर्षा जो होती है शीत ऋतु में वो उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है और लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर की, मतलब कि नहीं के बराबर औसतन वर्षा है पूरे राज्य की। इसकी जो ग्रीष्म ऋतु है ये मार्च से लेकर के मध्य जून तक फैलता है, 15 जून तक का। अधिकतम औसत तापमान जो होती है 36 से 39 डिग्री सेल्सियस इसका उत्तर प्रदेश का औसत तापमान है। और न्यूनतम औसत तापमान जो है 21 से 23 डिग्री सेल्सियस पड़ती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गर्म वाला जो जिला है वो झांसी और आगरा जिला है। और जबकि सबसे कम जो गर्म जलवायु वाला है यहाँ पर बरेली है। इसकी विशेषता यहाँ पर एक लू हवा भी चलती है, जो धूल भरी हवाएं होती हैं, इसी कारण ऐसा होता है। वर्षा ऋतु ये मध्य जून से लेकर के सितंबर तक वर्षा ऋतु का मौसम रहता है। यहाँ पर जो मानसून के समय में बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून और बंगाल की खाड़ी की बड़ी शाखा से होती है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो गोरखपुर का है। और उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा जिला है। यहाँ पर औसत अधिकतम तापमान जो है 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर तीन प्रकार की वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। एक तो पर्वतीय वर्षा है जो एकदम तराई क्षेत्र में जो होती है, शिवालिक से सटे हुए जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे सहारनपुर जिला जो है, महाराजगंज वाला जिला सब, तो यहाँ पर जो है पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है। चक्रवातीय वर्षा जो होती है और एक संवहनीय वर्षा भी होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में 170 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो दिल्ली से सटा हुआ जो इलाका है, यहाँ पर कम वर्षा होती है, 84 सेंटीमीटर के आसपास। ये सब थोड़ा रेगिस्तानी और शुष्क इलाके में पड़ता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की मृदा की विभाजन करें तो जलोढ़ मृदा सबसे बड़ी मृदा है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की लगभग सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है बागड़, एक होता है खादड़।
जो बांगर होता है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, और जो खादर होता है ये नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है। जो बांगर मिट्टी होती है ये वाला, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, इसमें उपजाऊ नहीं होती, ये उपजाऊ नहीं होता, इसमें कृषि बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी आधुनिक जो है उर्वरक की सहायता से इसमें खेती की जा सकती है। लेकिन ये जो खादर यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी है, ये ऑटोमेटिक यानी प्राकृतिक रूप से ही काफ़ी उपजाऊ होती है। बांगर मृदा जो होती है इसमें खनिज, जिसमें फास्फोरस जो है और चूना पाई जाती हैं, लेकिन कमी भी होता है, इसमें नाइट्रोजन पोटास जीवाश्म की कमी होती है। इसे अन्य नाम भी दिया गया, जैसे कभी कभी दोमट, मटियार, बलुई मिट्टी, दोमट, या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, या फिर ऊपरहाड़ भी कहा जाता है। पूर्वी भाग में बांगर मृदा को ही कहा बांगर भी कहा जाता है। खादर मृदा जो है काफ़ी उर्वर होता है, ये बांगर की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है। इसकी विशेषता होती है कि हल्की रंग वाली होती है, छिद्र युक्त होती है, महीन कोलों वाली होती है। इसका जो विस्तार है ये नदियों के बाढ़ वाले जो इलाके होते हैं यहाँ पर पाया जाता है। इसमें खनिज जो है चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, जीवाश्मों की अधिकता होती है, और यदि हम कमी की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। इसे अन्य नाम से नवीन जलोढ़ के साथ साथ कछारी मिट्टी, बलुआ और मटियारी दोमट भी कहा जाता है। बुंदेलखंडी मृदा, इसकी विशेषता होती है कि ये मोटी रेत वाली मृदा होती है, इसमें कंकर पत्थर से निर्मित जो होती है ये मिट्टी होती है। इसका विस्तार जो है दक्षिण पठारी क्षेत्र, जिसमें जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर जिला पड़ता है। इसे पर्वतीय भावर मृदा भी कहा जाता है, कभी कभी इसे पड़वा या फिर माड़ या फिर राकड़ या फिर भोंटा मृदा भी कहा जाता है। ये थोड़ा कम उपजाऊ होता है या फिर मोटी अनाज वाली खेती के लिए उपयुक्त होता है। लाल मृदा भी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, इसका विस्तार दक्षिणी प्रयागराज से लेकर के झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिले में पड़ता है। पड़वा मृदा के विस्तार जो है उत्तर प्रदेश में हमीरपुर, जालौन, यमुना के तटीय क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर माड़ मृदा भी है, विस्तार इसका झांसी में है। मरुस्थलीय मृदा भी है, ये मथुरा, आगरा और अलीगढ़ के इलाके जो है यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ऊषर भूमि, ये लवणीय होती है, क्षारीय होती है, इसे रेह, बंजर और कल्ल मृदा भी कहा जाता है। भूर, ये बलुई मिट्टी के 10 से 20 फीट ऊंचे टीले जैसे होते हैं, जो देखने में छोटा सा पहाड़ी जैसा लगता है। इसको यहाँ पर स्थानीय स्तर पर भूर कहा जाता है। ये बलुई मिट्टी के टीले होते हैं, ये कोई पहाड़ी वहाड़ी नहीं होता। मृदा अपर्दन, उत्तर प्रदेश हर एक राज्य की तरह जो है ये राज्य भी मृदा अपर्दन की प्रभाव से झेल रहा है। इसका जो उत्तर क्षेत्र है ये परत अपर्दन होता है, सॉइल एरोजन यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। इसके जो पूर्वी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे भी जो है परत अपर्दन के साथ साथ जलीय अपर्दन भी होता है। इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर रील अपर्दन होता है। रील अपर्दन का मतलब होता है पानी रिस रिस के नीचे की ओर निकलना, और जलीय अपर्दन भी होता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। पश्चिमी क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर अवनालिका अपर्दन होता है और वायु अपर्दन भी होता है, क्योंकि ये सब जो है रेगिस्तानी इलाका होता है। चंबल क्षेत्र, यहाँ पर अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित होता है। मथुरा और आगरा का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं यहाँ पर। यदि हम इसकी वन और वन्य जीव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की वन नीति, प्रथम वन नीति 1952 में लाया गया था, ये भारत की प्रथम वन नीति थी। दूसरी वन नीति 1988 में लाई गई थी। उत्तर प्रदेश की वन नीति 1998 में लाया गया था, 2017 में इसे लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश वन निगम 1974 में गठित की गई थी। ठीक है, यदि डेट पूछे तो आप डेट भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क एक ही है, जिसे दुधवा नेशनल पार्क कहा जाता है, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इसे 1977 में जो है अधिसूचित किया गया था। यदि हम वन्यजीव बिहार की बात करें, वन्यजीव बिहार की, तो ये उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। चंद्रप्रभा, ये चंदौली और ललितपुर जिले में है, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, और ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य था। तो इसका डेट के साथ साथ सब कुछ याद रखना है, बाकी का केवल लोकेलिटी आप याद रखिए कि कहाँ पर स्थित है। जैसे कि हस्तिनापुर, तो ये मेरठ और हापुड़ जिले में पड़ता है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर जिले में, ये सबसे छोटा है, तो थोड़ा ये भी याद रख लीजिएगा इसके बारे में। चंबल इटावा और आगरा में है। कतरनिया घाट बहराइच जिले में। रानीपुर बांदा जिले में। किशनपुर जो है लखीमपुर खीरी में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में है। सोहा गीवर वन्यजीव अभ्यारण्य महाराजगंज जिले में। सोहेलवा, श्रावस्ती और बलरामपुर में। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और वाराणसी में पड़ता है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व की बात करें तो दुधवा टाइगर रिजर्व एक है जो लखीमपुर खीरे में है, और इसके अलावे 3 और हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर जिले में, और रानीपुर टाइगर रिजर्व ये चित्रकूट में है, जो 2022 में इसे स्थापित किया गया था, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में 4 ही टाइगर रिजर्व हैं, तो इन चारों के नाम याद रखिएगा। यदि हम बर्ड सेंचुरी की बात करें, बर्ड सेंचुरी यानी कि पक्षी विहार की,
तो इसमें नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जिले में है, 1984 में स्थापित किया गया था। इसका अन्य नाम जो है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी कहा जाता है इसे। लाख बेहोशी पक्षी अभयारण्य ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। समसपुर, रायबरेली, शांडी, हरदोई, बखीरा, संत कबीर नगर, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, पार्वती यरगा गोंडा जिला में, विजय सागर महोबा जिला में, पटना पक्षी विहार एटा जिला में, शमन पक्षी विहार मैनपुरी जिला में, सुर सरोवर आगरा और इटावा, चुरहाताल नारायण पक्षी विहार बलिया, अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ और शेखा झील जो है अलीगढ़ जिले में, और ये सबसे छोटा पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का। यदि हम वेटलैंड की बात करें तो नवाबगंज, पार्वती यरगा, समान, समसपुर, सांडी पक्षी अभयारण्य, सरसई नवार, सुर सरोवर, ऊपरी गंगा, हैदरपुर, बखीरा, संत कबीर नगर और हैदरपुर मुजफ्फरपुर में ये जो है उत्तर प्रदेश के वेटलैंड सब हैं। प्राणी उद्यान, नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ में, शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान गोरखपुर, एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर में स्थित है। वनों से संबंधित उत्तर प्रदेश के जो कार्यक्रम है वो देखिए, उत्तर प्रदेश वन महोत्सव 1952 में उत्तर प्रदेश में शुरू 1952 में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना शुरू किया गया था 1979 में। उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना शुरू की गई थी 1989-90 में वन श्रमिकों के कल्याण के लिए। लखनऊ वृक्षारोपण अभियान 2004-5 में, वृक्ष बंधु पुरस्कार 2007-8 में, सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम 2007-8, वृक्षारोपण विस्तार योजना 7-8 में, बांस रोपण अभियान, ऑपरेशन ग्रीन, ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी, ये सभी जो है 2015 तक में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश के जो अन्य चीज़ें जैसे कि मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन में स्थित है, कछुआ पुनर्वास केंद्र, ये गंगा नदी प्रदूषण निवारण और कछुआ संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। घड़ियाल प्रजनन और पुनर्स्थापना केंद्र, ये मगरमच्छ और जो है घड़ियालों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। इटावा सफारी, अभी हाल ही में एशियाई शेरों को वैकल्पिक आवास प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया गया। यदि हम उत्तर प्रदेश की अफवाह प्रणाली और नदियों की बात करें तो सबसे बड़ी जो नदी है, मेन नदी गंगा, जो कि गंगोत्री हिमवत जो है निम्न से निकलती है और ये प्रयागराज इलाहाबाद में जाकर के मिल जाती है। अब इसके शहरों के नाम याद रखिए कि कौन से शहर बाएं से मिलती है गंगा नदी में, कौन से शहर जो है गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है। बहुत ही ज़्यादा हमने यहाँ पर सारे शहरों के नाम क्लियर कर दिए हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की जो कुल लंबाई है ये 1450 किलोमीटर है। घाघरा नदी ये मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। करनाली, सिखा, टीला, सेठी, बेटी, राप्ती और छोटी गंडक ये घाघरा की सहायक नदी हैं। ये इन जिलों से होकर प्रवाहित होती हैं। घाघरा का जो अन्य नाम है इसे सरयू भी कहा जाता है और इसका जो संगम होता है ये गंगा में जाके मिलती हैं। गंगा के जो कैथी और गाजीपुर में है, कैथी के पास, ये गाजीपुर में आके गंगा में मिल जाती है। शारदा जो नदी है ये मिलाम हिमनद से निकलती है, कुमायूं हिमालय से, ये इन जिलों से होकर जो है प्रवाहित होती है। इसकी जो प्राकृतिक सीमा है वो है पीलीभीत उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ साथ अन्य नाम इसे काली गंगा, गौरी गंगा या फिर इसका जो संगम होता है वो बहराम घाट के निकट घाघरा में जाके मिल जाती है। रामगंगा नदी ये बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर से प्रवाहित होती है। गंडक नदी ये महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर होते हुए ये बिहार में प्रवेश कर जाती हैं। ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा भी बनाती है। राप्ती नदी ये रुकुमकोट नेपाल से निकलती है और इन जिलों से प्रवाहित होती है। इसका जो संगम होता है देवरिया में जाकर के हो जाता है। गोमती नदी ये फुलहर झील पीलीभीत से निकलती हैं और इस ये गंगा में कैथी गाजीपुर के पास जाके मिल जाती है। सई नदी ये भिजवान झील हरदोई से निकलती है। गोमती जौनपुर से इसका मुहाना है यहाँ पर। वरुणा नदी ये बनारस की एक सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण से जो निकलने वाली नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से जो निकलती हैं वो है जाना पाँव पहाड़ी, चंबल जो है जाना पाँव पहाड़ी मऊ से निकलती है। इसकी जो सहायक नदी है काली, सिंध, बेतवा, केन और इसका संगम यमुना में इटावा के पास हो जाता है। इसके जो तटीय शहर हैं ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रवाहित होती है। बेतवा ये भी राजस्थान जिला मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना के पास जो है हमीरपुर के पास यमुना में आके मिल जाती है। केन नदी कैमूर पहाड़ से निकलती है और यमुना में आके मिल जाती है। इसके अलावा सोन, रिहंद, कन्हाड़ और टोंस ये सभी जो है प्रायद्वीपीय नदियां हैं क्योंकि ये सभी मध्य प्रदेश के पठारी इलाकों से निकलती है। इन नदियों के अलावा हम कुछ बांध के नाम लिखते हैं, ये डैम सब के नाम पूछ लिए जाते हैं। गोविंद पल्लव बंद सागर रिहंद नदी पर स्थित है और पिपरी सोनभद्र में स्थित है। राजघाट डैम जो है बेतवा नदी पर है ललितपुर जिले में। माता टीला बेतवा नदी पर ललितपुर जिले। जामनी नदी पर ललितपुर। रोहिणी नदी पर
कहाँ पर? ललितपुर में। शहजाद डैम शहजाद नदी पर ललितपुर। गोविंद सागर शहजाद नदी पर ललितपुर। सजनाम जो है ललितपुर में। मोदहा ये बिरमा नदी पर हमीरपुर। परीक्षा ये बेतवा नदी पर झांसी। पथराई ये सुखनाई और पथराई नदी पर झांसी में स्थित है। चंद्रप्रभा चकिया चंदौली जिले में। अर्जुन महोबा सलारपुर कदरिया नदी पर महोबा में। गढ़वा चित्रकूट जिरगो मिर्जापुर। अहरौरा डैम गराई नदी पर मिर्जापुर। मेजा डैम बेलन नदी पर मिर्जापुर। अधवा डैम मिर्जापुर। सिरसी डैम बखेड़ नदी पर मिर्जापुर। नगवा डैम कर्मनाशा नदी पर सोनभद्र। मूसाखंड कर्मनाशा नदी पर चंदौली। उर्मिल डैम महोबा। ओबरा डैम रिहंद नदी पर सोनभद्र। कन्हर डैम कहाँ पर? रॉबर्टगंज सोनभद्र में। कुछ बैराज भी हैं, जैसे लवकुश बैराज गंगा नदी पर है कानपुर में। ओखला बैराज यमुना नदी पर गौतम बुद्ध नगर। हिंडन बैराज हिंडन नदी पर गाजियाबाद। अफजलगढ़ बैराज रामगंगा नदी पर बिजनौर। हड़बली बैराज ग्राम गंगा नदी पर बिजनौर। खो बैराज खो नदी पर बिजनौर। मध्य गंगा का बैराज गंगा नदी पर बिजनौर। गोकुल बैराज मथुरा। गोमती बैराज लखनऊ। बनवासा बैराज शारदा नदी पर पीलीभीत में। शारदा सागर शारदा नदी पर पीलीभीत। शारदा बैराज लखीमपुर खीरी। गिरजा बैराज घाघरा नदी पर बहराइच। सुहेली बैराज लखीमपुर खीरी। नौगढ़ बैराज कर्मनाशा नदी पर चंदौली। राशिन बैराज बाणगंगा नदी पर चित्रकूट। बाणगंगा बैराज राप्ती नदी पर सिद्धार्थनगर। सरयू बैराज सरयू नदी पर बहराइच। राप्ती बैराज राप्ती नदी पर श्रावस्ती। घाघरा बैराज घाघरा नदी पर सोनभद्र। अथवा बैराज कर्मनाशा नदी पर मिर्जापुर। भीमगौड़ा गंगा नदी पर हरिद्वार। इनके अलावा कुछ नहरें हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकलती है। ये लगभग 6500 किलोमीटर लंबी है और ये इन जिलों को जो है सिंचाई प्रभावित करती है। निचली गंगा नहर ये नरौरा से निकलती हैं और ये लगभग 8000 किलोमीटर लंबी है। ये सभी जिलों में इन जिलों में जो है अपनी सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराती है। शारदा की सहायक नदी जो है ये लगभग 10,000 किलोमीटर लंबी है और ये सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है उत्तर प्रदेश की। ये तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश की ये 1918 में निर्मित की गई थी और 1928 से ये जल अपनी जो है काम करना शुरू कर दिया था। रामगंगा नहर बेतवा नदी पर है और ये 1885 में निर्मित की गई थी। 1885 में निर्मित की गई थी, तो लगता है ये उत्तर प्रदेश की पहली जो है ये प्रोजेक्ट हो सकती है नहर परियोजना। ठीक है। और उससे भी पहले ये है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर परियोजना है ये। शाहजहां के समय अली बरदान खान द्वारा इसे रूपरेखा प्रदान किया गया था और 1830 में फिर से पैसे जो है पुराना किया गया था हथनीकुंड बैराज। ये उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन परियोजना है पूर्वी नहर परियोजना, पूर्वी यमुना नहर परियोजना। तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। इसके बाद दूसरी सबसे परियोजना ऊपर वाला था आगरा नहर परियोजना। ये यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ठीक है। 1874 किलोमीटर लंबाई। पश्चिमी जो है गंगा नहर ये गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर से निकलती है और बिहार में शरण में प्रवेश कर जाती है। ये इन जिलों से होकर प्रवाहित होती है। सरयू नहर ये इन जिलों से प्रवाहित होती है। केन नहर केन नदी पर। धसान नहर धसान नदी बेतवा की सहायक नदी है, हमीरपुर में प्रवाहित होती है। अर्जुन की सहायक परियोजना ये भी एक नहर परियोजनाएं हैं। देखिए इतना जिला का नाम याद नहीं रखा जा सकता, इससे बढ़िया है कि आप जो है ना आप मैप में जाके देखिए कि सरयू नदी कहाँ से किस रीजन से प्रवाहित होती है। तो सरयू नदी जहाँ से जिस रीजन से प्रवाहित होगी ना, उस नदी के जो पड़ोसी जिले हैं, जैसे कि ये बगल वाला जिला है, तो इसी जिले को, इससे सटे हुए जितने जिले हो सकते हैं, इसी को ये सिंचाई जो है प्रभावित कर जो है सिंचाई प्रदान करेगी। ठीक है। तो इसे मैप से याद रखना जो है ज़्यादा आसान होगा। एक एक करके जिले के याद रखने के बजाय आप उसका रीजन देखिए कि सरयू नदी से जो ये नहर निकाली गई है वो किस रीजन से निकाली गई है और आसपास में किन किन जिलों से होकर गुजरती है। तो इसे मैप पर देखना आसान हो जाएगा। केवल मैप पर देखने भर से आपको याद हो जाएगा, उतना जिलों को रटना से यदि बिना मैप देखे आप इसको जिले के नाम याद रखिएगा तब तो कभी भी याद नहीं होगा। अब हम कुछ नदी घाटी और सिंचाई परियोजना के बारे में देख लेते हैं। बाण सागर परियोजना ये सोन नदी पर स्थित है और ये उत्तर प्रदेश बिहार और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजघाट बांध परियोजना बेतवा नदी पर है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना ये गंडक नदी पर है, ये उत्तर प्रदेश बिहार की और नेपाल तीनों सरकार की ये संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें
कीठर झील या सूर्य सरोवर झील आगरा में स्थित है। लिलोर झील बरेली, गौड़ झील रामपुर, नोह झील मानसी गंगा या कुरताल या फिर राधा श्याम झील मथुरा में स्थित है। शेखा झील अलीगढ़, नवाबगंज झील या फिर कुंद्रा समंदर ये उन्नाव में है। मोती झील उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। इसके अलावा बरुआ सागर, लक्ष्मीताल झांसी, सागरताल बदायूं, रामताल मेरठ, उसके बाद है सूरताल, शुक्रताल मुजफ्फरपुर, बेला सागर झील, मदन सागर महोबा, मोराई ताल फतेहपुर, समसपुर झील और बिधैया ताल ये रायबरेली में है। बेंती या फिर नैया झील प्रतापगढ़, गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र जिला में। तांडादरी ताल सिरसी जलाशय कहाँ पर, मिर्जापुर में। औंधी ताल बनारस, चुरहा ताल बलिया जिला में। राजा का बांध भोजपुर ताल सुल्तानपुर, रामगढ़ ताल गोरखपुर। बखीरा झील कहाँ पर, संत कबीर नगर। सरवन झील अंबेडकर नगर। पार्वती अर्गा झील गोंडा। चित्तौरा झील बहराइच जिले में। करेला झील कहाँ पर, लखनऊ। लाख झील बहोसी झील देवरिया ताल कन्नौज। बड़ा ताल गोरखपुर गोखुर झील शाहजहांपुर। कुल्हड़ झील पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के मिनरल्स वगैरह यदि हम बात करें खनिज संसाधन की, तो उत्तर प्रदेश के जो खनिज बहुल इलाके हैं प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन और ललितपुर जिले हैं। उत्तर प्रदेश के भूतत्व और खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई थी। डायस्पोरा भंडारण भारत में दूसरा स्थान रखता है इसके मामले में भारत। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी और उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति 1998 में जारी किया गया था। इसमें खनिज विकास को जो है उद्योग का दर्जा दिया गया था इस नीति के तहत। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है यहाँ पर चूना पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट, कोयला, सोना और पायराइट तथा पोटाश लवण उगाए जाते। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से सोना, तांबा, लौ अयस्क, यूरेनियम, प्लेटिनम, ग्रेनाइट, रॉक फॉस्फेट और पायरोफिलाइट नामक धातुएं पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी से कांच बालू, जिप्सम, सेलखरी, डैशपोरा, एस्बेस्टस, पोटाश एलम यहाँ पर पाए जाते हैं। मिर्जापुर से संगमरमर, चूना पत्थर, हीरा, फायर क्ले, कैल्साइट, सैंडस्टोन, एस्बेस्टस और डोलोमाइट पाए जाते हैं। हमीरपुर में जिप्सम, ग्रेफाइट, सेलखरी, डायस्पोरा, पैरलोफाइट। बांदा में हीरा, डोलोमाइट, बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट, मैग्नेसाइट, कांच बालू और बेस मेटल्स पाए जाते हैं। प्रयागराज से जो है कांच बालू के साथ साथ पोटाश लवण और क्वार्टजाइट भी पाए जाते हैं। चंदौली जिले में बॉक्साइट, कांच बालू, पोटाश लवण, सैंडस्टोन और क्वार्टजाइट यहाँ से जो है प्राप्त किए जाते हैं। बनारस से मैग्नेसाइट और बॉक्साइट प्राप्त होते हैं। जालौन से ग्रेनाइट, चित्रकूट से कांच बालू और महोबा से डायस्पोर और पायरोफिलाइट नामक धातुएं प्राप्त होती है। हम उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो गीडा है, गीडा यानी कि गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्राधिकरण, ये गोरखपुर। सीडा यानी कि सोनभद्र इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट। यमुना इंडस्ट्रियल एरिया ईडा। और इसे नोएडा, देखिए नोएडा का फुल फॉर्म होता है एन फॉर न्यू, ओ फॉर ओखला, आई फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। तो नोएडा अपने आप में क्या है, एक फुल फॉर्म है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट। उत्तर प्रदेश के उद्योग जो है यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो कुल मिला के अधिसूचित 21 जो है सेज स्थापित है उत्तर प्रदेश में, और जो स्पेशल संचालित हैं ऑपरेटेड 21 में से मात्र 14 है। कहने को तो 21 हैं लेकिन उसमें से ऑपरेटेड केवल 14 हैं। यदि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक संस्थानों की बात करें तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, जिसे यूपका कहा जाता है, ये कानपुर में स्थापित हुई थी 1952 में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कानपुर में 1954 में की गई थी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश निगम लखनऊ 1972 में इसकी स्थापना कराई गई थी। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर 1958। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ 1966 में। 2008 में इसका नया नाम दिया गया था और नया नाम उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम लिमिटेड कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद लखनऊ 2015। उत्तर प्रदेश राज्य चरम विकास विपणन लिमिटेड आगरा 1974। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड लखनऊ 1974। औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसमें है यूपी सीडा, ये कानपुर में स्थापित 1961 में हुई थी। औद्योगिक उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास प्राधिकरण है ये। नोएडा, इसका मुख्यालय गौतम बुद्ध नगर 1976 में स्थापित। गोरखपुर औद्योगिक नगर गोरखपुर 1989 में स्थापित हुई थी। सतहिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जौनपुर 1989। ग्रेटर नोएडा 1991। लीडा लखनऊ
2005 में स्थापित। बीडा भदोही में मुख्यालय इसका 1981 में स्थापित हुई थी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001, यूपीडा 2007 में। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसे यूपीडा भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं वो पीतल और कलई बर्तन के लिए फेमस है। मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, शामली, हापुड़ और बरौत पीतल की मूर्तियां के लिए फेमस शहर हैं। मथुरा, झांसी, वाराणसी जरी जरदोजी और चिकनकारी के लिए लखनऊ, रामपुर, बाराबांकी, बरेली, फर्रुखाबाद और बनारस जिला। इत्र और सुगंधित तेल के लिए कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ और प्रयागराज। दरी निर्माण के लिए जो है सीतापुर, बरेली, आगरा, इटावा, अलीगढ़, मिर्जापुर और शाहजहांपुर। गलीचे निर्माण के लिए आगरा, बनारस, भदोही और मिर्जापुर। दिया सिलाई के लिए बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, रामपुर। चीनी मिट्टी के लिए खुर्जा। उसके बाद गाजियाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, चिनहट जो कि लखनऊ में है। लकड़ी के फर्नीचर के लिए हाथरस, बनारस, सहारनपुर और बरेली। लकड़ी के खिलौने के लिए लखनऊ, बनारस। मेंथा तेल उद्योग के लिए बरेली, रामपुर और मुरादाबाद फेमस है। चमड़ा उद्योग कानपुर, कानपुर देहात, आगरा, मेरठ, उन्नाव और लखनऊ। जूट कारखाने के लिए कानपुर और उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। फुटवेयर उद्योग के लिए आगरा, कानपुर, गोरखपुर। कागज और लुगदी उद्योग सहारनपुर। लकड़ी और नक्काशी उद्योग सहारनपुर और नगीना। हाथ से कागज निर्मित के लिए मथुरा, कालपी और कागजी सराय। पत्थर के खिलौना के लिए सीतापुर, सहारनपुर, नवीबाबाद। सुरमा उद्योग के लिए बरेली। प्लाईवुड उद्योग के लिए यमुनानगर, सहारनपुर का। साबुन उद्योग के लिए कानपुर, आगरा, मोदीनगर और गाजियाबाद, मेरठ। बांसुरी उद्योग के लिए पीलीभीत। आंवला उद्योग के लिए प्रतापगढ़। गज्जक और रेवड़ी उद्योग के लिए लखनऊ। ब्लैक पॉटरी के लिए आदमगढ़। पशु सिंग और हड्डी आधारित शिल्प के लिए संभल। सजर पत्थर उद्योग के लिए मिर्जापुर, बांदा, सोनभद्र और चित्रकूट जो है फेमस है। प्रमुख औद्योगिक इकाई भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल, ये गाजियाबाद में स्थित है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड झांसी, बनारस में स्थित है। अफीम कारखाना गाजीपुर में स्थित है। कृत्रिम रबर कारखाना मोदीनगर, बरेली में स्थित है। आयुध उपकर कारखाना हजरत नगर, कानपुर। एक्सपोर्टर्स लिमिटेड लखनऊ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ और कानपुर में। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नैनी, प्रयागराज में। त्रिवेणी स्कल्पचर्स कहाँ पर? नैनी, प्रयागराज में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज गोंडा, रायबरेली। मॉडर्न बेकरीज कानपुर। कृत्रिम अंग निर्माता लिमिटेड कहाँ पर? कानपुर। भारतीय चमड़ा, रंगाई और जूता संस्थान कानपुर। औषधि निर्माण कानपुर, झांसी, लखनऊ और सहारनपुर। हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र रेणुकूट, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में। परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के नरौरा शहर में, जो बुलंदपुर जिले में पड़ता है, बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाने हैं आंवला, बरेली में। फूलपुर, प्रयागराज और गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश की जो सीमेंट कारखाने हैं वो सोनभद्र जिले में, मिर्जापुर जिले में, रायबरेली, उसके बाद अमेठी जिले और इन जगहों पर अलीगढ़, प्रयागराज में है। स्प्रीट और शराब उद्योग के लिए गाजियाबाद, उन्नाव, गोरखपुर, लखनऊ, रामपुर, मेरठ और सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश में एक ही रिफाइनरी है, मथुरा में। एक जिला एक उत्पाद के तहत जो घोषित किए गए जिले हैं मुरादाबाद, इसे पीतल बर्तन और कलई धातु शिल्प उद्योग के लिए इसे घोषित किया गया है। बाकी ये जो जिले हैं बनारस, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अमतरौली, शामली, हापुड़, बरौती, ये सभी पीतल बर्तन कलई के लिए फेमस है। अमेठी ये ढोलक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ ये ताले और हार्डवेयर के लिए, चाकू के लिए चाक अलीगढ़। अम्बेडकर नगर ये मुंज उत्पाद के लिए। मथुरा, एटा, सहारनपुर ये पित्तल की मूर्ति, घुंघरू और घंटी के लिए प्रसिद्ध है। आगरा ये वस्त्र उत्पाद और चमड़े उत्पाद के लिए जो है फेमस है। आजमगढ़ इसे ब्लैक पॉटरी का जो क्षेत्र दिया गया है ओडीओपी योजना के तहत। इटावा ये वस्त्र उद्योग और लोहे के बाट के बनाने के लिए फेमस है। रामपुर ये पेंटिंग्स उद्योग, पैच वर्क्स के साथ एप्लिक वर्क के लिए फेमस है। प्रयागराज मुंज उत्पाद के लिए। उन्नाव जरी जरदोजी के लिए। मथुरा ये स्वच्छता संबंधी उपकरण और सैनिटरी फिटिंग के लिए फेमस है। औरैया ये जो है दूध प्रोसेसिंग के लिए, डेयरी प्रोसेसिंग के लिए फेमस है। फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कानपुर और बनारस ये कत्था उद्योग के लिए। बस्ती ये कास्ट शिल्प यानी वुड क्राफ्ट के लिए। बरेली जरी जरदोजी और सिगरेट निर्माण के लिए। बहराइच ये गेहूं डंठल के हस्तशिल्प बनाने के लिए। सहारनपुर, गाजियाबाद होजरी वस्त्र के लिए। बागपत ये घरेलू सजावटी सामान बनाने के लिए।
कानपुर और मेरठ ये बेंत और फर्नीचर उद्योग के लिए। बरेली, आगरा, प्रयागराज और पीलीभीत ये खेल सामान बनाने के लिए फेमस है। बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र और चित्रकूट ये सजर पत्थर के शिल्प बनाने के लिए। बिजनौर ये काष्ठ शिल्प के बनने के लिए फेमस है। बुलंदशहर ये चीनी मिट्टी के बर्तन। बदायूं ये जरी जरदोजी। मऊ ये वस्त्र उत्पाद के लिए। बलरामपुर ये फूड प्रोसेसिंग के लिए फेमस है। बलिया, तो इसी तरह ये शहर भी हैं जो सभी किसी न किसी रूप में ओडीओपी योजना के तहत इसे समाहित किया गया है। उद्योग के लिए जो दिया गया शहर का नाम है, उपनाम, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग है ये। फिरोजाबाद ये चूड़ी बनाने के लिए विश्वविख्यात हैं। सहारनपुर इसे स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहा जाता है सहारनपुर को। एसटीपीआई के 4 केंद्र हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के 4 केंद्र है उत्तर प्रदेश में, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ। उत्तर प्रदेश के जो है मरवाडी, बनारस में डीजल लोकोमोटिव कारखाना है। और लालगंज, रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर की यदि हम बात करें तो ज्वार के लिए सर्वाधिक उत्पादकता जो है सोनभद्र जिले में है। और सर्वाधिक क्षेत्र की यदि बात करें, जिस जिले में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में इसकी बुवाई की जाती है तो वो है बांदा जिला। और उत्पादक जिला जो है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले ज्वार के जिले जो हैं ये बांदा। तो देखिए यहाँ पर उत्पादकता है और यहाँ पर उत्पादक हैं। तो यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के मामले में शोधभद्र है, लेकिन ओवरऑल सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जिला बांदा है। मक्का जो है, मक्का कहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादकता हरदोई की है, लेकिन बोई जाती है सबसे ज़्यादा कन्नौज में और उत्पादक है बहराइच की। जौ उत्पादकता एटा और सर्वाधिक क्षेत्र में झांसी और उत्पादक के मामले में ओवरऑल में एटा। अरहर इटावा जिला, उत्पादक क्षेत्र में बांदा, जबकि उत्पादकता की बात करें उत्पादक के ओवरऑल तो फतेहपुर। चना ये गाजीपुर, सर्वाधिक क्षेत्र में बांदा और उत्पादक जिला में झांसी। चावल इसमें आजमगढ़ और उत्पादक में शाहजहांपुर। गेहूं ये बागपत में जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है। हरदोई प्रति क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है और यहीं पर कुल ओवरऑल उत्पादन भी होता है। बाजरा ये मैनपुरी जो है, यहाँ पर उत्पादकता सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन सबसे क्षेत्र यहाँ पर बदायूं में होता है, लेकिन यदि उत्पादन की बात करें तो आगरा में होता है। उत्तर प्रदेश में जो केला की प्रमुख किस्में हैं, इसमें मालभोग, दूध सागर, अघेश्वर, चीनी और चंपा, अल्फान ये सभी केले के प्रजाति हैं उत्तर प्रदेश के। अमरूद के लखनऊ 49, सरदार, इसे इलाहाबादी, सफेदी, सुरखा, ललित ये सभी इसके जिले हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है अमरूद का प्रतापगढ़ जिले में होता है। आम की दशहरी या फिर मलिहाबादी लखनऊ भी कहा जाता है। लंगड़ा आम मेरठ के लिए, स्टेम आम सहारनपुर, रतौल आम ये बागपत में। कृषि निर्यात जोन लखनऊ में स्थित है। आंवला इसके प्रमुख उत्पादक जो हैं जिला प्रतापगढ़ है। पान ये महोबा, दशावरी, कलकतिया, कर्पूरी, बंगला ये सभी उसके प्रजातियां हैं। पान उपयोग और प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के महोबा में स्थित है। लीची उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मेरठ में होता है। कृषि से संबंधित योजना, चकबंदी योजनाएं उत्तर प्रदेश में 1954 में लाई गई थी। किसान मित्र योजना 2001 में लाई गई थी। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में लाई गई थी। किसान रथ परियोजना 2010-11 में। ऊर्जा शहर योजना 2008 में। किसान बही योजना 1992 में लाई गई थी। आलू जो है ये आगरा के लिए, आगरा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। आम सबसे ज़्यादा सहारनपुर। कृषि निर्यात जोन लखनऊ में आम यहाँ से निर्यात होता है। उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र, उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। यदि हम उत्तर प्रदेश में पशुधन की बात करें तो 20वीं पशु जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 68 मिलियन पशुएं हैं, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा हैं। दुग्ध उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। कटरा दूध समिति सहकारी समिति इलाहाबाद इसका मुख्यालय है, 1907 में स्थापित हुई थी। लखनऊ दूध सहकारी संघ की स्थापना 1937 में की गई थी और ये भारत का पहला दुग्ध संघ है। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लखनऊ 1962 में स्थापित। उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976 में। उत्तर प्रदेश दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में स्थापित हुई थी। उत्तर प्रदेश की जनजातियों की यदि हम बात करें, उससे पहले हम थोड़ा जनसंख्या देख लेते हैं। और जनसंख्या के लिए हमने दोस्त अलग से एक वीडियो बनाया है, वहाँ पर आप जरा देख लेना उसको। बार बार इसको रिपीट करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा और आप भी बोर हो गए, क्योंकि आप जो पहले ही पढ़ लिए हो, ठीक है। तो यही डाटा हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है। ये आपको मैगजीन में एक जगह दे दिया है, क्योंकि ये यूपी स्पेशल था। यहाँ पर यदि मैगजीन में नहीं देता तो अधूरा हो जाता, लेकिन यदि पढ़ाने की बात है तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। मात्र 6-7 मिनट की वीडियो है, वहाँ पर हमने पूरे डाटा को पढ़ा दिया है, ठीक है।
जनसंख्या से संबंधित जितने सारे डाटा हैं वो हमने सब कुछ वहाँ पर दे दिया है। ठीक है, लिंगानुपात हो, और ये इसकी जनजातियाँ हैं, तो जनजाति थोड़ा देख लीजिए, मैं जनजाति थोड़ा बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड है, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी खरवार और थारू तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार में कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है मात्र 0.6% है। उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति जो है सोनभद्र जिले में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की खरवार जनजाति जो है ये इन जिलों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सहरिया जनजाति, देखिए इतने जिलों के नाम याद रखने के बजाय आप इसे मैप पर एक रीजन देख लीजिए, ये किन क्षेत्रों में पड़ता है। बुंदेलखंड जिले में, सोनभद्र जिले में, बाघेलखंड रीजन में, पूर्वी जिले में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये एक रीजन का नाम याद रखिएगा तो इसे आसानी से और लाइफ टाइम याद रहेगी। यदि आप इसे जिले को केवल रट्टा मार के याद करोगे तो फिर कभी भी याद नहीं होगा। कोई एक जिला है तब तो इसे याद किया जा सकता है, जैसे सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में है तो ये याद रहेगा, लेकिन अब इतने सारे जिले याद ऐसे नहीं रहेंगे बिना मैप देखे। पढ़ैया जनजाति सोनभद्र जिले में, बैगा जनजाति सोनभद्र जिले में, पनखा और पनिका जनजाति सोनभद्र मिर्जापुर जिले में, अगरिया जनजाति सोनभद्र, पटारी जनजाति, अब देख रहे हो ना जितने लगभग जनजाति है वो सोनभद्र जिले के आसपास है। केरो जनजाति सोनभद्र, जालौन और अयोध्या जिले में, बुक्सा और भोक्सा जनजाति बिजनौर जिले में, माहीगीर जनजाति बिजनौर जिले में, ये इस्लाम को मानता है, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली है। थारू जनजाति ये गोरखपुर, बलरामपुर और तराई क्षेत्र में पाया जाता है। ये दीपावली को एक शोक पर्व के रूप में मानता है। इसके विकास के लिए योजनाएं चलाई गई थी 1980 के दशक में। जौनसारी जनजाति है, खरवार जनजाति, ये उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश के ये कुल जिले हैं जो जालौन जिले और अयोध्या हैं जहाँ पर कोई जनजाति ही नहीं निवास करती। ठीक है, उत्तर प्रदेश की यदि हम परिवहन की बात करें तो उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन वहन निगम की स्थापना 1972 में की गई थी। उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना जो है 2004 में की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा NH 19 है। यमुना एक्सप्रेसवे जो है 165 किलोमीटर लंबे हैं और ये इन जिलों से होकर गुजरती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबी है जो गाजीपुर से लखनऊ को जोड़ती है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगभग 300 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर लंबी है। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर है जो मेरठ से प्रयागराज तक जाती है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 2018-19 में इसे लॉन्च किया गया था। रेल परिवहन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में पहली रेल 1859 में चलाई गई थी प्रयागराज से कानपुर के बीच में। रेल नेटवर्क के मामले में भारत रेल का 14% जो है उत्तर प्रदेश में ही है। कुल मिला के सबसे लंबा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश में ही है। केवल उत्तर प्रदेश में कुल 17 में से 9 रेल प्रभाग उत्तर प्रदेश में आते हैं। प्रयागराज जो है केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का लालगंज जो है रायबरेली भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड है यहाँ पर लालगंज रायबरेली में। गोरखपुर जंक्शन ये हुबली के बाद विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। रेल संरक्षण आयोग जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्वोत्तर रेलवे परिसर लखनऊ में। गतिमान एक्सप्रेस ये 2016 में लखनऊ और दिल्ली के बीच चलाई गई पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी। तेजस एक्सप्रेस ये भी भारत की पहली निजी ट्रेन थी जो लखनऊ से दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। रेल सवारी डिल्ले कारखाना की स्थापना 2003 में की गई थी उत्तर प्रदेश में। यदि वायु परिवहन की बात करें तो यहाँ पर जो हवाई अड्डे हैं वो है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस, कुशीनगर हवाई अड्डा, श्री राम अयोध्या हवाई अड्डा जो निर्माणाधीन है, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, खेरिया हवाई अड्डा आगरा, सरसाबा हवाई अड्डा सहारनपुर, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, ललितपुर हवाई अड्डा, झांसी हवाई अड्डा, गोरखनाथ हवाई अड्डा, IIT कानपुर हवाई अड्डा, बरेली हवाई अड्डा, बमरौली प्रयागराज ये सामरिक महत्व का हवाई अड्डा है। एक मिलिट्री हवाई अड्डा है, सैन्य हवाई अड्डा है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पैराशूट कॉलेज आगरा, नोएडा का इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट ये निर्माणाधीन है, अब तो चालू हो चुका है ये। हवाई डाक सेवा उत्तर प्रदेश में पहली डाक सेवा 1911 में, भारत में पहली जो डाक सेवा है यहीं से शुरू की गई थी 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन से संबंधित देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 100 सदस्य, इसके प्रथम सभापति जो थे ये सर सीताराम थे संयुक्त प्रांत के।
और बाद में जब उत्तर प्रदेश बना तो चंद्रभान जो है इसके पहले सभापति बने थे। वर्तमान में कुंवर मानवेंद्र सिंह जो है इसके प्रोटेम स्पीकर हैं। सदन के नेता जो हैं ये दिनेश शर्मा है और नेता विरोधी दल के संजय लाठर हैं। विधानसभा की बात करें तो 403 मेंबर हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला है प्रयागराज, यहाँ से 12 सीटें आती हैं। सबसे कम विधानसभा सीटें जो हैं 2-2 सीटें हैं, चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा और श्रावस्ती जो है छोटे छोटे जिले हैं, यहाँ से केवल 2 सीटें आती हैं। पहला अध्यक्ष जो था उत्तर प्रदेश के विधानसभा का राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन 1937 से 1950 तक रहा था। वर्तमान में सतीश महाना इसके अध्यक्ष हैं। सर्वाधिक अध्यक्ष बार विधानसभा के जो अध्यक्ष बने थे आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी, ये 3 बार इसका अध्यक्ष बना था। मुख्यमंत्री बनारसी दास जो है मुख्यमंत्री अध्यक्ष से मुख्यमंत्री मतलब वे कौन कौन से विधानसभा अध्यक्ष हैं जो मुख्यमंत्री बने थे, इसमें बनारसी दास और श्रीपति मिश्रा हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे उत्तर प्रदेश के, और वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ